नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से भारत फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों पर आधारित इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की। और कल और आज में प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो है कि प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय की ओर से पूरी तरह से इस बात को सामने रखा गया कि कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र हैं जहां भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात कि वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पर मनाएंगे, जिसको लेकर पूरा रोड मैप साफ है। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सहयोग को लेकर दोनों देशों की ओर से एक अलग डिक्लेरेशन आया है, जिसमें किस तरीके से इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे दोनों देश, इस बात पर बिंदु सारे इसमें समाहित है। लेकिन जो होराइजन 2047 को लेकर दोनों देश जिस रोड मैप पर काम कर रहे हैं, उसके तीनों पिलर्स इस दोनों देशों के बीच के जो समझौते या जो सहयोग के आयामों को परिभाषित किया गया है प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान, वो उसी का आधार रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि दक्षिण फ्रांस में ही स्थित है शहर मार्सेई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उपस्थित हैं। और यहां पर संयुक्त रूप से एक नए वाणिज्य दूतावास का दोनों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा उद्घाटन किया गया। और इस वाणिज्य दूतावास के खुलने से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है और उनका और अधिक विस्तार होगा, ये बात भी स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ये लिखा है कि ये वाणिज्य दूतावास एक अहम सेतु है। ये हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच आपसी संबंध को मजबूती देगा। मार्सेई का भारत से संबंध जग जाहिर है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये शहर भारत सैनिकों का एक अहम बेस था और साथ ही ये वीर सावरकर के साथ भी निकटता के साथ जुड़ा है। उद्घाटन से पहले वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में खड़े भारतीयों ने दोनों नेताओं का बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से अभिनंदन किया। और एक भारतीय ने तो प्रसिद्ध फिल्मी गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गीत फ्रेंच में और फिर हिंदी में सुनाया। तो पहले फ्रेंच और उसके बाद हिंदी भाषा में उन्होंने ये गीत गाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बच्चों को अपने हस्ताक्षर दिए, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो ये दृश्य जो दिखाते हैं कि किस तरीके से भारतवंशियों ने कितने उत्साह के साथ और स्नेह के साथ तिरंगा लहराकर मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी सम्मानित करते हुए उनका अभिनंदन किया। और जो जोश था और जो स्नेह था वो सर्वविदित था, क्योंकि भारतवंशी भारी तादाद में यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए नारे लगाए और प्रधानमंत्री के लिए नारे लगाए, वो दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से वो कितने उत्साहित और कितने आनंदित, कितने आह्लादित हैं। और ये अवसर था जब वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन होना था, जिससे पहले इस भारी तादाद में भारतवंशी यहाँ उपस्थित थे प्रधानमंत्री के प्रति अपना आदर भाव प्रदर्शित करने के लिए, अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए। और हर आयु वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की किसी ने तस्वीर बना रखी थी, पेंटिंग कर रखी थी, तो किसी ने भारत के ही कल्चर से जुड़े, संस्कृति से जुड़े अलग अलग आयाम को प्रदर्शित करती हुई तस्वीरें बनाई हुई थी। और तिरंगा लहराकर और फ्रांस और भारत दोनों के तिरंगे पकड़ते हुए, लहराते हुए वे दोनों राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान करते नजर आए। और राष्ट्रपति मैक्रों का भी विशेष रूप से अभिनंदन किया यहाँ भारतवंशियों ने। और जिस तरीके से उन्हें गीत गाकर सुनाया गया, यहाँ गौर करने वाली बात है कि इसमें पहले फ्रेंच भाषा में राष्ट्रपति मैक्रों को उन्होंने गीत सुनाया, उसके बाद उसे हिंदी में गाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर मार्सेई स्थित मजार वार सिमेट्री में भी उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मजार में 205 भारतीय सैनिकों का एक स्मारक बनाया गया है। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वर्ष 1925 में इस मेमोरियल को बनाया गया था। ये एक वॉर सिमेट्री है, जिसे 1925 में इसका निर्माण किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस स्मारक पर पहुंचकर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा और कुछ इन शब्दों में प्रधानमंत्री ने अपने भाव अंकित किए। सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ लड़े। उन्होंने बेहतर और शांति प्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा बहा दिया। उनमें से कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। उनकी बहादुरी कभी भुलाई नहीं जा सकती। विदेशी सरजमीं पर शहीद भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। पोलैंड, फ्रांस, इजराइल, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्राओं के दौरान भी विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ईटर यानी थर्मो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, जहां पर 27 देशों के द्वारा एक बड़ी परियोजना जिस पर काम हो रहा है। इस वक्त मार्सेई से हमारे संवाददाता जेसिका तनेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जेसिका, देखें तो फ्रांस ने 2036 ओलंपिक के लिए भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया है और प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि 2036 के लिए तैयार है भारत ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए। तो ये एक बड़ा समर्थन, एक और बिंदु को लेकर समर्थन जो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा सामने आया है। जेसिका जी बिल्कुल, जब आप आउटकम्स देखेंगी तो उसमें भी इसका एक विशेष मेंशन किया गया है। हालांकि 2036 अभी काफी दूर है, पर इस तरीके का समर्थन एक ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच के संबंध जो 25 सालों से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तौर पर स्थापित हुए थे, वो आगे किस तेजी से बढ़ रहे हैं। ना कि होराइजन 2047 जो कि एक रोड मैप है इंडिया और फ्रांस के बीच में, पर इस प्रकार का समर्थन ट्रेडिशनल जो कि रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में, जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, स्पेस कहा जा सकता है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन कहा जा सकता है, टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन कहा जा सकता है। ओलंपिक्स बिड के लिए ये काफी बड़ा समर्थन होगा फ्यूचर में चल के। जैसे कि आप जानती हैं, फ्रांस ने पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स भी होस्ट किया था, तो उनके एक्सपीरियंस से इंडिया को काफी फायदा भी हो सकता है। तो आगे जाके पता चलेगा कि जिस तरीके का समर्थन मिलेगा इसमें और जिस तरीके की रोड मैप प्लान है दोनों देशों के बीच में, किस तरीके का फायदा दोनों देश इसका उठा पाएंगे आगे चलकर। बिल्कुल। और जेसिका, जब विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई है तो उसमें भी कई महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए हैं। दो चीजें जिसको लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट भी सामने आया है। कौन से ऐसी बड़ी बातें हैं जिनको आप सामने रखना चाहेंगे? देखिए, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में काफी तेजी से दोनों देशों में कोऑपरेशन देखी गई है, ना कि आज के समय पर उस समय पर जाएं जब 1998 में जाक शिराक इंडिया आए थे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे। अब तक और आज के समय पे आप देखें तो राष्ट्रपति मैक्रो भी आ चुके हैं इंडिया के रिपब्लिक डे पे, और प्रधानमंत्री भी गए थे बैस्टिल डे जो कि फ्रांस का नेशनल डे है। तो एक तरीके का जैसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा पीपल टू पीपल एक्सचेंज और जो लीडर्स के बीच में जो संबंध बनाए रखा है इतने सालों से, एआई एक्शन समिट को को चेयर करना, उसके अलावा काफी सेक्टर्स में कोऑपरेशन करना, स्पेशली एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्रोड्यूस, को डेवलप, को डिजाइन, और उस टेक्नोलॉजी में जिस तरीके का समर्थन हम देख रहे हैं फ्रांस की तरफ से, वो आगे चलकर एक एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन के तौर पर काफी मदद करेगा। आप एआई की बात करें तो जो डेटा सेंटर्स हैं, एआई अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और विशेष प्रक्रिया भी है और एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एआई की सफलता एक उसके डिवाइसेस पर डिपेंड करेगी, उसके डेटा सेंटर्स पर डिपेंड करेगी, जो कि काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। और ऐसी पावर जनरेशन के लिए एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काफी सहायता भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एआई के क्षेत्र में, बट काफी सारे दूसरे क्षेत्रों में भी। तो एक ये आउटकम रहा है दोनों देशों के बीच में जो हमने डिक्लेरेशन देखा है, जो कि काफी अहम और महत्वपूर्ण रहेगा आगे चलकर।
बिल्कुल जाहिर है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ासकर जब प्रधानमंत्री ईटर जाएंगे, वहाँ का दौरा करेंगे, तो इन बिंदुओं पर और ज़्यादा हम डिस्कस भी कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अतुल अनेजा जी भी जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, ये जो हम दृश्य दिखा रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री का फ्रांस का दौरा, और ना केवल उसमें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री की मित्रता के दृश्य हमारे सामने हैं, बल्कि वहाँ जितने भारतवंशी हैं उनका उत्साह भी एक बार फिर प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान हमारे सामने है। इन सब के बैकड्रॉप में सबकी नज़र रहती है कि आखिर कूटनीति के लिहाज से हमने क्या कुछ हासिल किया। अब विदेश मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता हुई है, तो उसमें सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर और एआई को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को घोषणा की गई है। आपको क्या लगता है कि जो बदलता दौर है आज का, जहां एआई जैसी तकनीक बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, 2026 को भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पर चिन्हित किया गया है, ये पहल क्या कह सकते हैं एक और बिंदु जोड़ रही है दोनों देशों के रिश्तों में? बिल्कुल ममता जी, लेकिन आप अगर देखें तो हम एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि जो हमारे पास अभी है, लेकिन हम वी आर लुकिंग फॉर आगे तक देख रहे हैं। 2047 तक देखते हैं जब विकसित भारत की बात होती है। हम ओलंपिक्स की बात आपने की, 2036 में फ्रांस ने सपोर्ट किया है। और जो टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर और स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये सारे एडवांस्ड एरियाज़ हैं। एनर्जी के उस फलस्वरूप से देखें तो वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे हम सबको मालूम है कि फ्रांस में 50% से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो अगर भारत भी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है तो ये नेचुरल है कि हम एक पार्टनरशिप करेंगे इसमें, क्लीन एनर्जी के फील्ड में। हम क्लाइमेट चेंज में एक साथ हैं, तो एक तरह से हम उसके एक फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। उसके कई पिलर्स हैं उसमें। एनर्जी फील्ड के ऊपर जो जिक्र किया आपकी संवाददाता जेसिका तनेजा ने, वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ नहीं है। स्पेस में अगर हम आगे हैं, बल्कि डिफेंस में भी अगर हम देखें तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है ममता जी, ये रिलेशनशिप को डेवलपमेंट का है। जब आप इक्वल पार्टनर्स होके एक दूसरे का योगदान देके और नई चीज़ बनाते हैं। और ये जो इनोवेशन की बात है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं है, वो विश्व के लिए उपलब्धि है। तो एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे हमारा रिलेशनशिप जा रहा है। और आज का जो समझौता हुआ जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो एक बहुत बड़ा पड़ाव है उस एक नेक्स्ट लेवल, एक एलिवेटेड रिलेशनशिप के लिए भारत और फ्रांस का। जी, भारत और फ्रांस के बीच में अतुल जी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अलग अलग आयाम हैं जिन पर पहले ही बहुत गहराई से काम हो रहा है। इंडो पैसिफिक भी एक महत्वपूर्ण एरिया बताया गया है, जिसके तहत दोनों देश अपनी रणनीति को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है, उस पर इंडो पैसिफिक पे वापस आऊं, हिंद प्रशांत पर। उससे पहले एक सवाल जरूर आपसे ये भी लेना चाहूँगी कि जब इस बात को सामने रखा विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक ही विमान में पेरिस से मार्सेई आए, और ये कहीं ना कहीं आपसी विश्वास को रेखांकित करता है। ये उदाहरण कभी कितनी बार सामने आते हैं जहां कोई राष्ट्राध्यक्ष दो देशों के एक ही प्लेन में एक से दूसरी जगह साथ ही जाते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे उदाहरण कम देखने को आते हैं। क्या संकेत लेते हैं आप इससे? ये एक तरह से जो पर्सनल केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में, वो एक बड़ा एक स्पेशल रिलेशनशिप है और अब का नहीं बना हुआ। हम देखते हैं जब राष्ट्रपति मैक्रोन जो थे हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड पे, उसके पहले जो बैस्टिल डे परेड हुई थी वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। और ये जो एआई समिट हुई है, एआई एक्शन समिट, इसमें हम को चेयर हैं इसके। तो एक तरह से बहुत ही पर्सनल घनिष्ठ संबंध है, एक स्पेशल रिलेशनशिप है। और अगर हम बात करें कि एक जहाज़ में जाने की, वो एक स्पेशल रिलेशनशिप को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि ये एक प्रधानमंत्री ने आज CEOs को एड्रेस किया था और वहाँ पर एक बड़ी बात कही थी कि हमारा जो फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसको कहा था रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है उसमें एक पर्सनल एलिमेंट ममता जी बहुत ज़रूरी होता है कि लीडरशिप के अंदर कितना ट्रस्ट है और लीडर्स के बीच में कितना ट्रस्ट है। तो वो एक तरह से बैकग्राउंड में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कदम एक साथ लेते हैं तो जब तक आपकी पर्सनल केमिस्ट्री नहीं होगी और ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक वो आप बड़े पड़ाव जो म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पे ही हो सकते हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। आपने ठीक कहा कि सब लीडर्स के साथ ऐसा नहीं रहता। जी चलिए अतुल जी, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि भारत फ्रांस की मित्रता की हम बात कर रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ये रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और विभिन्न मंचों पर, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या राष्ट्रपति मैक्रों, इन दोनों नेताओं के बीच में केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त देखने को मिली है। आइए देख लेते हैं कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध, प्रगाढ़ संबंध हैं, उनको ये केमिस्ट्री किस तरीके से परिभाषित करती है। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे, तो मैक्रों न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्सी में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के बैस्टिल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो मित्रता है वो द्विपक्षीय संबंधों में भी उनकी झलक जरूर दिखती है और जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकलकर सामने आया है उसमें भी ये स्पष्ट नजर आती है, जब दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने रिश्ते की पूरी गहराई और विभिन्न क्षेत्रों की बहुत गहराई से पड़ताल की और विचार भी साझा किए। अतुल नेजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, एक बात जो निकलकर सामने आती है कि रक्षा संबंध हमारे बहुत प्रगाढ़ हैं। रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में जिस तरीके से फ्रेंडेक्स यानी स्टार्टअप्स को जोड़ने की कवायद जो 2024 में शुरू हुई, तमाम अन्य पहलू इसके साथ जुड़ते चले गए। किस तरीके से दोनों देशों की कूटनीतिक साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी, जिसको 2047 तक 50 वर्ष पूरे होने के लिए होराइजन 2047 पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं, इस दौरे में कहाँ तक हम और आगे बढ़ते नजर आए हैं इस जॉइंट डिक्लेरेशन के संदर्भ में? ममता जी, हम देखते हैं हमारी जो कॉपरेशन रही है भारत और फ्रांस की, वो क्रिटिकल एरियाज़ में रही है। अब रक्षा की अगर आप बात करें तो मुझे याद है कि 80s की बात थी जब मिराज 2000 हमारे पास हमने फ्रांस से ख़रीदा था और बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट रहा है वो हमारे लिए। अभी अगर आप सबमरीन्स की बात करें तो स्कॉर्पियन सबमरीन जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी से पे आधारित है, वो एक तरह से भारत की सबमरीन फ्लीट का कोर है। उसी तरह से राफेल, अगर हम जेट्स देखें तो राफेल के बारे में भी वही है कि एक तरह से कटिंग एज एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमारे को फ्रांस से मिला है। और अभी मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो इसके लिए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, उसकी भी बात आगे तक बढ़ रही है। उसके साथ साथ हमने बाकी एरियाज़ भी देखे। तो एक तरह से ये जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप जो है ये बहुत आगे बढ़ रही है और उसमें एक नया एलिमेंट जो है वो को डेवलपमेंट का एलिमेंट आया। बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है जैसे मैंने पहले कहा था। जैसे एयरक्राफ्ट इंजन्स की बात करें, ये बहुत कोर टेक्नोलॉजी होती है जो सब देश शेयर नहीं करते। तो जो फ्रांस की कंपनी है साफरान एक इंजन मैन्युफैक्चरर है जिसके साथ भारत की एक तरह से कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप है।
तो हम देख रहे हैं कि हर एक एरियाज़ में, क्रिटिकल एरियाज़ में भारत और फ्रांस का 360 डिग्री स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है और ये इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, 2047 की दिशा दी जा रही है। एक उसमें बात मैं और कहना चाहूँगा कि डॉक्टरल तौर पे जो हमारी एक तरह से अप्रोच है विश्व की तरफ, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं। एक तरह से जब कोल्ड विश्व शीत युद्ध भी चल रहा था, उसमें फ्रांस एक थर्ड पोल की तरह इंडिपेंडेंट पोल की बात करता था। भारत भी जो है एक तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम सबके साथ हैं, सबकी मित्रता विश्व मित्र है, लेकिन हम किसी अलायंस के पार्टनर नहीं हैं। ये एक तरह की जो इंडिपेंडेंट सोच है, एक सिविलाइजेशनल सोच, ये भी भारत और फ्रांस को जोड़ती है। और इसी वजह से, क्योंकि बुनियाद इतनी अभी मजबूत है कि आगे का जो दृश्य है वो सामने नज़र आ रहा है कि हाईएस्ट लेवल पे एक एलिवेटेड रिलेशनशिप जिसमें इनोवेशन आ जाएगी, नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी और कल्चर उसमें और जुड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये वो हम उस केंद्र बिंदु पे पहुंच चुके हैं और आगे जो है उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जी, हमारे साथ जी राजशेखर जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आपका भी स्वागत करते हैं राजशेखर जी। और सी राजशेखर जी, आपसे इस बिंदु के साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि क्योंकि आज जो घोषणाएं हुई हैं उनमें एक अहम बात कही गई है सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। जब प्रधानमंत्री सीईओ फोरम को एड्रेस कर रहे थे तो उसमें पीएम ने कहा था कि हम न्यूक्लियर सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहते हैं, खोल रहे हैं। कितने बड़ा मुद्दा मानते हैं आप इसको, क्योंकि जिस वक्त स्पेस सेक्टर को खोला गया था स्टार्टअप्स के लिए, निजी क्षेत्र के लिए, तब कई बार गीगावाट तक ले जाने का बहुत ही एम्बिशियस गोल रखा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये दोनों से न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को खोलने के इसके बारे में बहुत दिन से सरकार में चिंतन हो रहा था। ये बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी इसका जिक्र किया है और ये नेचुरल प्रोग्रेशन है कि इसमें प्रधानमंत्री जी फ्रांस के साथ ये उठाया है और इसमें कॉन्क्रीट एक्शन प्लान भी बनाया है। तो एसएमआर और एएमआर को डिज़ाइन, प्रोडक्शन और प्रमोशन करने के लिए ये आने वाले दिन में साल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। जी, अतुल नेजा जी, आप इसमें क्या बिंदु जोड़ना चाहेंगे, खासकर तब जब हम जानते हैं कि स्पेस में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और अब ये न्यूक्लियर सेक्टर ऐसा है जहां पहले से कोऑपरेशन जारी है। किन मायनों में कुछ नए आयाम, और भारत को आपको क्या लगता है कि इस सहयोग से कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पर, मजबूत आधार पर खड़ा नजर आएगा भारत? बिल्कुल ममता जी, क्योंकि ये एक नए लेवल पे हमारी एनर्जी पार्टनरशिप जा रही है और एक तरह से विजन है, ये बहुत कामयाब हो सकता है। तो एक तरह से उसकी उपलब्धि सिर्फ पावर ही नहीं होगी और कई जगहों में, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट हो सकती है स्मॉल रिएक्टर्स की। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और एक इंडिया और फ्रांस के पार्टनरशिप में एक तरह से एक नई डायमेंशन इसमें ऐड होती है। स्पेस की बात की है, स्पेस एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके साथ आपको याद होगा कि एक टाइम पे आर्यन रिएक्टर होते, सॉरी ये व्हीकल, स्पेस व्हीकल्स होते थे जिस पे हमारी वो सैटेलाइट्स जाती थी। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है स्पेस कोऑपरेशन से। तो मुझे लगता है कि अब जो नई ऊंचाइयों पे हमें जाना होगा, अभी भारत जो है, अब जो नई ऊंचाइयों पे हमें जाना होगा, अभी भारत जो है डार्क साइड ऑफ द मून पे पहुंचा है, हमारी मून मिशन है। अब उसमें देखना है कि स्पेस में, क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो बढ़ चुके हैं, उसमें हम और फ्रांस कहाँ जुड़ते हैं। और एक बात ये भी है कि ये पार्टनरशिप एक तरह से ममता जी एक इक्वल पार्टनरशिप होगी, क्योंकि भारत का अपना स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत आगे एडवांस कर चुका है। तो मुझे लगता है कि फ्रांस को भी कई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जो इसरो ने डेवलप की है। जी बिल्कुल। ऐसे में सी राजशेखर जी, क्योंकि इंडिया फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप को भी शुरू किया जा रहा है, ये रोड मैप, क्योंकि एआई एक ऐसी साइंस है जो आज, जिस पर चर्चा भी बहुत हो रही है, काम भी बहुत हो रहा है और जिसमें संभावनाएं अपार हैं। तो ये जब दोनों देश, क्योंकि तकनीक के अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि भारत और फ्रांस हाथ मिलाकर काम कर ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीक है जो फ्रांस भारत के साथ साझा कर रहा है। डिफेंस में भी हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत को एक आधार बनाकर ही फ्रांस भारत की हेल्प कर रहा है, भारत के साथ आगे बढ़ रहा है।
ऐसे में एआई के क्षेत्र में ये जो रोड मैप बनाकर दोनों देश साथ आगे बढ़ने को प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, ये आने वाले भविष्य में के लिए कितना सकारात्मक संकेत देता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये पहली बात यह है कि एआई समिट हुआ है, को चेयर्ड बाय भारत और फ्रांस दोनों के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को चेयर किया है। और दूसरी बात है ये जो 2-3 मुद्दे जो फोकस किया है कि एआई फॉर गुड, एआई फॉर ऑल, एआई रेगुलेशन, एआई प्रमोशन, जो सही मुद्दों पे फोकस करके एक काउंसिल अपॉइंट किया है इनको आगे बढ़ाने के लिए। आने वाला समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा, तो ये क्वाइट सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एआई आने वाले पीढ़ियों को, ह्यूमैनिटी को गाइडिंग कोड बनने वाला है। तो हमारे सोसाइटी, सिक्योरिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी का चलन, जो डायनामिक्स जो है, ये से जुड़ेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हॉरिज़ॉन के लीडरशिप, जो दुनिया की लीडरशिप करने वाले हिंदुस्तान और फ्रांस और लाइक माइंडेड कंट्रीज इकट्ठा होके ये एआई समिट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आने वाले साल में भी काफ़ी कोऑपरेशन होगा और यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर के टेक्नोलॉजी और सरकार के लीडर्स भी इकट्ठा होके एक काउंसिल का अपॉइंटमेंट किया है। ये फर्स्ट यूजफुल फोकस्ड स्टेप। बिल्कुल, और जैसे इसको नाम दिया गया है एआई एक्शन समिट, तो ये सही एक्शन जो लिया गया है। और जाहिर है कि ये जो रोड मैप की हम बात कर रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच एआई को लेकर, तो इसमें जो प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे थे, वो सारे ही बिंदु इसमें भी समाहित होते नजर आएंगे, क्योंकि एआई को हमें आज की चुनौतियों, सस्टेनेबल यानी सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी यूज करना इत्यादि तमाम बिंदु हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप दोनों मेहमानों से अनुरोध करती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वक्त एक ब्रेक का। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। इस कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की। कल और आज में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि दोनों देशों के बीच में जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है उसमें सहयोग के कई अहम क्षेत्र हैं जो सामने आए हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी तक जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग चल रहा है उसको लेकर भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने गहन विमर्श किया है। और ये प्रतिबद्धता भी स्पष्ट दिख रही है कि दोनों देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, खासकर होराइजन 2047 को लेकर, उनको लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, अतुल अनेजा जी और सी राजशेखर जी, दोनों पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। दोनों का एक बार फिर स्वागत। अतुल जी, यहाँ मैं बात करना चाहूंगी आईमेक की, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की। इस कॉरिडोर के महत्व को बहुत गहराई से उठाया जाता रहा है और जिस वक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में बातचीत हुई है उसमें भी इस आईमेक के विस्तार, आईमेक के ऊपर जो काम हो रहा है, इसको लेकर गहराई से बातचीत हुई है, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने बताया है। आईमेक की महत्ता खासकर, और उसके साथ हम मर्सई शहर को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि मर्सई एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है बहुत बड़ा दक्षिण भारत का, और ये कहा जा रहा है कि आईमेक में इसकी भी भूमिका अहम हो सकती है।
जी ममता जी, ये आईमैक एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से यूरोप और भारत को ये जोड़ता है, एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। और जो इसमें अगर आप बात करें ट्रेड की और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, वो एक ज़रिया है जिसके तहत आप जो है अपना रिलेशनशिप जो है सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है बट ओवरऑल रिलेशनशिप 360 डिग्री रिलेशनशिप इसको और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्व ये कॉरिडोर है कनेक्टिविटी का। और इससे सिर्फ भारत, फ्रांस या यूरोप ही नहीं जुड़ रहा, इसमें बीच में एक लेयर जो आ रही है वो है मिडल ईस्ट की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट बीच में आता है। क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की अपने रिसोर्सेज ही देखें, ऑयल गैस वगैरह के अलावा, एक तरह से मिडल ईस्ट से आपके गेटवेज खुलते हैं सेंट्रल एशिया के लिए, एक तरफ अफ्रीका के लिए, एक तरफ यूरोप के लिए। तो एक तरह से बहुत बड़ा ये जंक्शन है आईमैक का। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। मुझे सिर्फ एक बात इसमें ये है कि इसकी हम तैयारी इस वक्त करें क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में जो इसको रोक रहे हैं। जैसे ये जो युद्ध हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, गाज़ा के ऊपर जो जिस तरह से रहा है, क्योंकि एक तरह से इजराइल भी पार्ट है आईमैक का, और इजराइल तभी जुड़ सकता है जब इजराइल के संबंध मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ नॉर्मलाइज हो। तो एक तरह से ये जियोपॉलिटिकल इम्पेडिमेंट है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है भारत और फ्रांस मिलके जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनको भी किस तरह से आइडियाज़ जनरेट करें कि इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है आईमैक। सी राजशेखर जी, आज का दौर ऐसा दौर है जहां विभिन्न बहुपक्षीय मंच बने हुए हैं और इसमें भी अलग अलग देशों के गुट हैं जो आपस में काम करते हैं। ऐसे में इस दौरे के दौरान हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड अरब यूएई के साथ जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट में दोनों देश काम कर रहे हैं, इसकी महत्ता पर भी बातचीत की गई, इस पर भी चर्चा की गई है। किन मायनों में आपको लगता है कि इस तरीके का सहयोग, खासकर ऑस्ट्रेलिया यूएई के साथ जिस तरीके का ट्राइलेटरल फॉर्मेट के तहत बात हो रही है या काम हो रहा है, इस तरीके के छोटे समूह भी कुछ अहम लक्ष्य हासिल करने में हेल्प करते हैं? और ऐसे में अगर फ्रांस जैसा एक दोस्त देश भी साथ जुड़ा हो तो बहुत सारे लक्ष्य आसान हो जाते हैं हासिल करना। सही है। तो अभी ट्रंप सरकार आया है, तो इससे क्या है, ट्रंप राष्ट्रपति जी का बहुत सारे जो सोच है अभी तक जो हमारे समझ है उससे थोड़ा हटके नया सोच है ट्रेड के बारे में और जियोपॉलिटिक्स के बारे में। तो इसलिए ये सहज है, ये नेचुरल है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज जो फ्रांस हो, जो ऑस्ट्रेलिया और यूएई हो, तो जापान हो, उनके साथ हम और सुदृढ़ हमारे रिश्ते बना के और हमारे डायलॉग और सहयोग बढ़ाने का ज़रूरत है, ताकि हम जो ट्रंप के सोच से जो बदलाव आने वाला है उनसे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कैसे कायम रखना है, कैसे एडजस्ट करना है, काफ़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी जो ट्रंप सरकार की पॉलिसीज़ जो आने वाले हैं। इसलिए ये ज़रूरी है जो जितना भी फोरम हो, बायलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो और क्वाड हो, तो ये ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज आपस में आके दे शुड स्टिक टुगेदर एंड strengthen cooperation and collaboration. जाहिर है कि दोनों देशों के बीच, लेकिन अतुल जी इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये मात्र एक सहयोग का मंच ही नहीं है बल्कि इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि किन एरियाज में कहां तक आगे बढ़ने को तैयार नजर आते हैं ये देश। देखिए ममता जी, राजशेखर जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की, ये जो बात की है वो ट्रंप फैक्टर की है। उससे एक तरह से भूचाल आया है दुनिया में। खासकर अगर आप यूरोप में देखें, इस वक्त ट्रंप साहब बात कर रहे हैं टैरिफ्स लगाने की यूरोप के ऊपर, तो यूरोप में एक नई सोच जाग रही है कि हमारी जो अटलांटिक अलायंस थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसको एक तरह से दोबारा देखा जाए। एक तरह से यूरोप को फॉर यूरोपियंस देखना है, सिर्फ अमेरिका के नज़रिए से नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट सोच उसमें पैदा करने की ज़रूरत है जो यूरोप फर्स्ट की, जिसमें एक तरह से सोच हो। अगर यूरोप फर्स्ट की सोच है तो यूरोप फिर अपने पार्टनरशिप ढूंढता है, और अगर वो पार्टनरशिप ढूंढेगा तो उसमें भारत एक बड़ा पार्टनर उसमें बन के आ सकता है। फिर बात हुई मिनीलैटरल्स की, भाई इशू बेस्ड 3 कंट्रीज़, उनका एजेंडा है कुछ
उसके ऊपर प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन अब हो सकती है। उस तरह से यूएई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अगर हमें लगता है कि कोई फोकल एरियाज जो हम तीनों के कॉमन इंटरेस्ट में है, जिसमें फ्रांस भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, एक बड़ी प्रैग्मेटिक दुनिया सामने आ रही है ममता जी। कोई फॉर्मल अलायंसेस, आइडियोलॉजिकल अलायंसेस नहीं है ये इशू बेस्ड हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैग्मेटिक अलायंसेस हैं, और जो सामने अब नज़र आ रही हैं। जब ट्रंप के आने से, राष्ट्रपति ट्रंप के आने से, जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो अभी जो ट्रंप या ट्रंपिज्म जिसको कहते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट है। वो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ कि मेरे यूनाइटेड नेशंस में क्या करना है, WTO में क्या है, वो रडार पे नहीं है। अतुल जी, मैं वापस आती हूँ, लेकिन जैसा अभी हम आईमेक की ही बात कर रहे थे, इससे जुड़े कुछ दृश्य दिखा देते हैं, क्योंकि मार्से में आज नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खुला है और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक ब्रीफिंग भी दी गई है। तो ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आपसी कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही व्यापार को भी बढ़त मिलेगी। अतुल जी, ये जो ब्रीफिंग दी जा रही है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि ये हम आईमेक की ही बात कर रहे थे अभी, और उसी पर ब्रीफिंग दी जा रही है प्रधानमंत्री को। देखिए ममता जी, एक चीज़ जो ये दर्शा रही है कि फ्रांस कितना इंटेंट है, कितना फ्रांस में रुचि है इस कॉरिडोर को आगे डेवलप करने की। तो जो हम यूरोप फर्स्ट की अप्रोच कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि फ्रांस उसी सोच से आईमेक को देख रहा है और नए नए पार्टनरशिप्स को एक तरह से जोड़ने की बात कर रहा है। अब हम दूसरी बात एक मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आईमेक एक बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर होगा, क्योंकि लेकिन आज की जो मल्टीपोलर दुनिया में है, उसमें और भी कॉरिडोर जुड़ रहे हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक आ रहा है, उसके अंदर चाइना की अपनी एक तरह से कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो मल्टीपल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। उसमें एक बहुत महत्व कॉरिडोर है ये जो आईमेक है। तो और जो जियोपॉलिटिकल जिस तरह से चेंज आया है दुनिया में, एक तरह से डिस्टेंसिंग हो रही है यूरोप और अमेरिका की, तो उसमें मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी और ज़रूरी है कि ये एक्सप्लॉइट की जाए, जो है कि नए कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स की। सिर्फ इस पे बात, आईमेक की बात सिर्फ ट्रेड की बात नहीं होगी, ब्लू इकोनॉमी की बात होगी, इसके नीचे साइबर की बात होगी, केबल्स की बात होगी। तो एक तरह से इसमें एक बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं आईमेक जैसे कॉरिडोर में। तो आपने भी कहा था कि कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो फ्रांस जैसे देश जब साथ जुड़ते हैं और तमाम देशों की ओर से, जब जिनको पता है कि इस आईमेक कॉरिडोर के बनने से विश्व को भी लाभ होगा, वैश्विक स्तर पर एक लाभ वाले एक हालात उत्पन्न हो सकते हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये जो विभिन्न देशों की प्रतिबद्धता दिखती है इस कॉरिडोर को लेकर कि ये बनना चाहिए और ये सफल होना चाहिए प्रोजेक्ट, ये सहायक होती है? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से आप कहें एक पॉजिटिव प्रेशर होता है कि भाई इसको अब साकार करें, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, हमास की बात कर रहे थे, लेबनान की बात कर रहे थे, फ्रांस का एक तरह से एक स्पेशल रिलेशनशिप लेबनान के साथ रहा है। तो एक तरह से फ्रांस के ऊपर प्रेशर ये होगा कि मैं अगर कुछ कर सकूं तो क्या मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट को हटाने में अपनी डिप्लोमेटिक कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। इसी तरह से जो है ये जो पॉजिटिव कनेक्टिविटी, जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं और एक तरह से मजबूर करते हैं जो देश इसमें एंटेंगल्ड है कि भाई आप गुत्थी को आप खोलें, ताकि जो पॉजिटिव इसके लाभ हैं और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है उसका हम पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो ये पूरा क्षेत्र, यानी ये वो कॉरिडोर है जहां भारत मिडिल ईस्ट को जुड़ता हुआ आगे यूरोप से जुड़ सकता है। अभी हम देख रहे हैं ये भी कि अतुल जी, जिस तरीके से अलग अलग युद्ध चल रहे हैं विश्व में, उनके मद्देनज़र पहले ही विश्व व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और विभिन्न गुटों के बीच की हिंसा के कारण भारत के लिए भी जो आयात हो रहा है सामान या निर्यात हो रहा है, उसको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा पैसा उस पर खर्च होता है, सामान महंगा होता है और ये एक वैश्विक स्तर पर हमें इसका प्रभाव भी नज़र आ रहा है। आईमेक जैसे कॉरिडोर इस ऐसे हालात से निपटने में भी किस तरीके से भविष्य में सहायक हो सकते हैं? देखिए, आईमेक जो है, अगर हम बात करें एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी की, तो आईमेक जैसा कॉरिडोर है वो बिल्कुल उसमें उसका लाभ होगा। फिर दूसरी बात आती है कि ट्रेड में जो अगर आपका रूट छोटा होता है ट्रेड का, तो उतना ही वो प्रॉफिटेबल रूट बनता है जी। तो सस्ता सामान आपको मिलता है
और तीसरा जो एलिमेंट, जब इतना इंटरेक्शन होता है तो इसमें एक तीसरा एलिमेंट जुड़ता है ममता जी, वो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। वो एक तरह से बाई प्रोडक्ट होता है कि जब आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस इतने घनिष्ठ बनते हैं तो आपकी जो ट्रैवल वगैरह, लोगों को एक तरह से क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये कॉरिडोर के कहाँ से हम जुड़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी करें जी। तो टूरिज़्म वगैरह जो एलिमेंट है वो भी एक तरह से एक पॉजिटिव बाई प्रोडक्ट निकलते हैं इस तरह के कॉरिडोर से। तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक पॉजिटिविटी मिलती है, लोग जुड़ते हैं और जो इकोनॉमिक एक तरह से ट्रांजिशन होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है जब इस तरह के कॉरिडोर और बनते हैं। जी, सी राजशेखर जी, आप भी दृश्य देख रहे होंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रपति मैक्रों को आईमेक के बारे में, यानी ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको लेकर एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि कहां तक काम पहुंच रहा है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं जिनको ये टच करेगा, क्या रूट रहेगा, तमाम इन लॉजिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपके विचार में इस आईमेक की महत्ता को आज के दौर में, खासकर जहां पर कूटनीतिक वातावरण बहुत बदल गया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि आर्थिक टैरिफ्स को एक टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, आप ही ने खुद अमेरिका की भी बात की है, लेकिन इस सारे परिवेश में खासकर जब संघर्ष की स्थितियां भी बनी हुई हैं, ऐसे माहौल में आईमेक की महत्ता को आप कैसे रेखांकित करते हैं? हाँ, आईमेक जैसा अतुल जी ने भी समझाया है, जब भारत विकसित भारत बनता है तो हमारा जीडीपी 5 ट्रिलियन और आगे बढ़ता है, तो उससे क्या है, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के इवैक्यूएशन, जो डेस्टिनेशन मार्केट्स तक की तरफ बढ़ाना है, एक है। दूसरी बात है एनर्जी सिक्योरिटी है, और लिंकेजेस और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इसमें आईमेक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इसलिए बहुत अच्छा जो G20 हमने जो होस्ट किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तब इसका जो रोड मैप बना है, तो ये आगे थोड़ा सा बीच में जियोपॉलिटिकल वजह से थोड़ा रुक गया है, मगर ये आज के समिट बहुत अच्छा मौका है इसको दोबारा इस पे फोकस करके एक ऐसे इसको एक्टिवेट करके जितना जल्दी वो रियलाइज करें उसके बारे में सरकार और ऑल्सो बिजनेसेस ये इस पे फोकस किया है। इसलिए मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ेगा और इकोनॉमी को इम्पेटस जो बूस्ट मिलेगा, इसलिए ये एक बड़ा आउटकम है इस दौरे पे हमारे लिए। जी अतुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम भारत की कनेक्टिविटी का रोड मैप देखें तो 3 दिशाओं में ये जा रहा है। एक तो है बाल्टिक सी, जिससे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अगर बढ़ाते हैं तो वो बाल्टिक सी की तरफ जाता है। दूसरा जो रास्ता आईमेक की तरफ जाएगा वो अटलांटिक की तरफ जाएगा, मेडिटेरेनियन, उसके बाद अटलांटिक। और एक तीसरा जो रास्ता है वो हम पैसिफिक की तरफ जाएंगे, वो जो एशिया की तरफ जाएगा, वो जो एशियन हाईवे है, एशियन हाईवे के बाद जो है फिर वो पैसिफिक में एक तरह से वो रूट है। तो तीनों एक्सिस पे भारत का जो एक रोड मैप है, इसमें फिर आईमेक जो है वो जो हमें अटलांटिक की तरफ पहुंचा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेस्ट से सारा जोड़ रहा है। ये सिर्फ यूरोप से ही नहीं, मैं तो कहता हूँ यूरोप एंड बियॉन्ड अगर आप अटलांटिक में जाते हैं तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा सी राजशेखर जी ने बोला कि अगर हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापार को और रफ्तार देने के लिए और गति देने के लिए। यहाँ पर मैं एक विषय लेके आना चाहूँगी चर्चा में, आतंकवाद का, क्योंकि आज जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें तमाम उन मुद्दों को तो फिर से रेखांकित किया ही गया जिन पर दोनों देश एकमत होकर, फ्रांस और भारत एकमत हैं। चाहे उसमें हम आतंकवाद की परिभाषा की बात करें या UN के 1267 के तहत जिनको आतंकियों को बैन करने की बात होती है उस पर एकमत होने की बात करें, और इसी के साथ मिलीपोल 2025 के आयोजन को लेकर भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है कि उस आयोजन, उसकी तरफ भी दोनों देश प्रतिबद्धता से उसकी ओर भी उम्मीद से देख रहे हैं। मिलीपोल 2025 आतंकवाद के मोर्चे पर दोनों देशों के सहयोग मौजूदा दौर में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि चाहे हम उसमें वित्तीय फंडिंग की भी बात को जोड़ दें, उसको लेकर भी एक तरीके से देखें तो एकमत नजर आते हैं दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे पर। अतुल जी, पहले आपसे। ममता जी, अब भारत और फ्रांस एकजुट हैं
आतंकवाद का जो इशू है। अब इसमें आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन आप कैसे करें। एक तरीका है कि आपकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लोज आते हैं उसको शेयर किया जाता है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और विदेश मंत्रालय एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एक तरह से जॉइंट फाइट के लिए आप एक बुनियाद रखते हैं। मुझे लगता है कि फ्रांस और भारत के बीच में इतनी एक तरह से ट्रस्ट लेवल है कि हम इन सेंसिटिव एरियाज़ में भी एक दूसरे का योगदान करें। अब अगर देखें यूरोप या वेस्ट की तरफ, तो उनकी एक संस्था है 5 आइज़, जिसमें ना भारत है ना फ्रांस है जी। तो उनका एक इकोसिस्टम एक अलग है। हमें लगता है कि ये एक नया इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें भारत, फ्रांस और यूरोप के कोई और देश भी इसके अंदर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉमन थ्रेट आ रहा है आतंकवाद का वो और भी सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, जिसमें आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयर करने की ज़रूरत है और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बाकी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, बाकी टेक्नोलॉजी से लेके ट्रेड से लेके, अगर टेररिज्म बीच में आता है तो एक तरह से बहुत बड़ी रुकावट बनता है। तो उसको रिमूव करना एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जॉइंट ऑब्लिगेशन है। जी, सी राजशेखर जी, आपका विचार। जी, इस पे जो आतंकवाद के प्रति जो सहयोग है ये तो कई सालों से चल रहा है, मगर दुर्भाग्यवश जब यूरोप पे भी हमला हुए हैं आतंकवाद के, उनकी जनता से भी काफ़ी रिएक्शन आया है, इसलिए तो वो दबाव उनके यूरोपियन सरकार पे भी आया है। और दूसरी स्तर पे हमारे हिंदुस्तान, फ्रांस और हिंदुस्तान बाकी यूरोपियन देश से भी काफ़ी सहयोग सुदृढ़ होने से ये दोनों तरफ से आतंकवाद के क्षेत्र में काफ़ी एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्शनेबल पॉइंट्स चल रहा है। ये इट्स एन ऑनगोइंग एफर्ट, एक इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हो रहा है। तो आज के जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये टेररिज्म और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म get primacy of focus, and this will continue to be a focus area for enhanced collaboration between India and France. जी, और सिराजशेखर जी, क्लाइमेट को लेकर दोनों देशों के बीच के सहयोग को आप कैसे देखते हैं आज इस बात को, क्योंकि यूनॉक यानी यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 3 ये भी जून में फ्रांस में ही होनी है। हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, हम प्रधानमंत्री के लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है उसकी बात करें, ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें जो राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ ही शुरुआत हुई थी उसकी, ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्यों को लेकर, फ्रांस भी उसमें साथ सहयोग करता नजर आता है अलग अलग मोर्चों के ऊपर। ग्रीन एनर्जी की बात करें, तकनीक की बात करें इत्यादि। इस दौरे के दौरान भी इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। यूनॉक को लेकर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को सहयोग देने की भी बात की है। ये सहयोग आपको क्या लगता है, जब हम गहरे संबंधों की बात करते हैं तो इस मोर्चे पर भी एकमत होना, क्योंकि ये आज के वक्त की ज़रूरत है। तो और जब हम देखते हैं कि अमेरिका कुछ अलग डिसीजंस ले रहा है, चाहे हम पेरिस क्लाइमेट समझौतों को लेकर बात करें या अब की बात करें, सहयोग कम दिखता है विश्व स्तर पर, एक्शन कम दिखता है। फ्रांस और भारत आपको लगता है एकमत है इस मोर्चे पर भी? जी, जैसा आपने फरमाया है, प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार ये क्लाइमेट चेंज के मामले में थोड़ा कम उनका फोकस है, तो इसलिए कमेंसुरेटली हिंदुस्तान, फ्रांस और लाइक माइंडेड देशों का सहयोग और भी बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फोकस है तो ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना है और ज़ीरो नेट प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमें कई लक्ष्य रखा है, तो यूरोप भी काफ़ी एम्बिशियस है इस मामले में, क्लाइमेट चेंज में, इसलिए ये नेचुरल है। और भारत और फ्रांस इस सिलसिले में मेजर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस क्षेत्र में भी काफ़ी सब्सटेंस डीपनिंग और वाइडनिंग होगा इस सहयोग का।
अतुल जी, खासकर अभी जो कहा जाता है कि अब ब्लू इकोनॉमी की ओर देशों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये ओशंस हमारी लाइफलाइन है एक तरीके से, और इनको लेकर भी जो एग्रीमेंट्स वैश्विक स्तर पर बने हुए हैं उन पर प्रतिबद्ध रहना भी ज़रूरी है। यूनॉक, जिसकी मैंने बात की, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, जो अभी नीस में फ्रांस में होनी है जून में, उसको लेकर भी अब फ्रांस भी चाहता है कुछ लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी और मरीन क्लाइमेट को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि भारत, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच राष्ट्रपति मैक्रोन की सोच से मेल खाती नजर आती है? ममता जी, बिल्कुल मेल खाती नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि एक तरह से इन मुद्दों में क्लाइमेट चेंज का जैसे मुद्दा है, बायोडाइवर्सिटी का जो मुद्दा है, यहाँ पर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रही है, क्योंकि अमेरिका इससे पीछे हट रहा है। और अगर हमें वो लक्ष्य जो ऑलरेडी हमने डिसाइड किए हैं उन पे पहुँचना है, तो बाकी देशों को और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। मैं अगर देखूँ इसको, भारत और फ्रांस की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि चीन जैसे देश इसमें एक लीडरशिप अपनी एक तरह से लीडरशिप शो करना चाहेंगे। तो ये नहीं मैं कह रहा कि चीन का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक नए कलेक्टिव रूप से ज़रूरत है, और उसमें वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। मुझे लगता है भारत और फ्रांस को इसमें लीड लेनी चाहिए, चाहे वो ओशंस की बात हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इशू हो। और मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो भारत ने अपने लिए अपने लक्ष्य रखे हैं, और जिस तरह से रुचि है मैक्रोन साहब की जो, और यूरोप की जनरली, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा एक तरह से कन्वर्जेंस आ रही है। तो ये एक स्कोप है जिसको हम और बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरी है सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में नहीं, बट मुझे लगता है एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल अगर आप फ्रेमवर्क देखें, उसके अनुसार भी उसमें भी ज़रूरत है कि भारत और फ्रांस जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें अपनी भूमिका और बढ़ाएं। जी, ये जॉइंट डिक्लेरेशन है, इसमें एक पॉइंट ये भी आया है कि मर्सेई में ही 2025 में एक राइसिना डायलॉग की ही तरह एक रीजनल एडिशन भी शुरू किया जाए, ताकि जो मेडिटेरेनियन के जितने इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर उठाया जाए। आपको लगता है अतुल जी कि ये एक जो फोकस्ड सोच है एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, इससे भी बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ममता जी, अब अगर हमको कोऑपरेट करना है, हमने आईमैक की बात की, हम जोड़ रहे हैं, दिख रहा है, पीपल टू पीपल जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें उस रीजन को और गहराई से समझना है। अगर हमको उस गहराई से समझना है तो वहाँ पर थिंक टैंक्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइसिना डायलॉग जैसा अगर यूरोप में हो, मार्सेई जैसी जगह पे हो, तो मुझे लगता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पर्सनल लेवल मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं ये जुड़ें, क्योंकि इसमें एक इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि एक जुड़ने का एक तरह का, क्योंकि उसका जो फॉल आउट होगा, अगर आपको इस एरिया की समझ ज़्यादा है तो उसी तरह से नए आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हैं, नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो एक जो रिलेशनशिप को बाइंड करने वाली बात है, थिंक टैंक्स उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। मुझे अभी एक वक्त आ गया है, भारत जिस तरह से ग्लोबलाइज हो रहा है और ग्लोबल एम्बिशंस रख रहा है, कि हम बाकी रीजन्स को और गहराई से समझें, और उसकी एक बहुत बड़ी ये पहल होगी अगर भारत और फ्रांस मिलकर इस तरह का एक थिंक टैंक बनाएं। जी, चलिए, दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन फॉर पीपल यानी लोगों को लेकर किस तरीके के सहयोग की बात हो रही है उसकी बात करते हैं। सी राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े नहीं थे, लेकिन तब तक हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो भारत चाहता है कि 2036 में वो ओलंपिक्स की मेज़बानी करे, इसको फ्रांस सहयोग कर रहा है कि भारत के कैंडिडेचर को सहयोग दे रहा है। हम जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स बहुत सफलतापूर्वक फ्रांस में आयोजित किए गए हैं, और राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस बात को कहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, यानी ओलंपिक्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसको लेकर जो उनका अनुभव है वो भारत के साथ साझा करने को भी तैयार हैं। इस सहयोग को भी आप किस तरह आंकते हैं? क्योंकि हम जब भी इस तरीके के सहयोग की बात होती है कहते हैं कि हाँ, मित्रता अब एक और नए लेवल पर जा रही है। हाँ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ओलंपिक होस्ट कर पाए, क्योंकि वो एक टिक होता है कि ग्लोबल स्टेज हिंदुस्तान पहुंच गया है ऑन द हाई टेबल। तो अगर ये हम कर पाए तो बहुत ही अच्छा है।
तो इसलिए पूरा देश इसकी तरफ आशय से देख रही है। पर इसको और राजशेखर जी सिर्फ खेलों के आयोजन की तरह तो नहीं देखा जा सकता। ओलंपिक्स का आयोजन भारत के लिए भी क्या मायने रखता है? पावर, नेशनल कॉम्प्रहेंसिव पावर का प्रोजेक्शन, जैसा G20 को होस्ट किया है, ऐसा बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल स्टेज पे ये पहुंच जाए है हाई टेबल, इसका ये टेस्टमेंट है। तो ऐसे में फ्रांस का सहयोग ये भी दिखाता है कि फ्रांस भारत की इस सोच से और भारत के बढ़ते कद से सही मानता है और प्रतिबद्धता इसीलिए दिखा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं इस आयोजन में। हाँ, वो दोस्ताना का एक टेस्टमेंट है, तो फ्रांस हमें सपोर्ट करना। मगर एक बात है इसमें कि ये ओलंपिक्स बहुत ही महंगा हो रहे हैं होस्टिंग, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है। ग्लोबल स्टेज में विजिबिलिटी बढ़ेगा और हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़ेगा। और अच्छा सोच रहे हैं कि एक शहर में नहीं, कई शहर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के करने का सही सोच रहा है हम। मगर ये कई देशों को ये ओलंपिक्स होस्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ही महंगा पड़ता है। बहुत महंगाई बढ़ रहा है। इसलिए भी तो ये अच्छा है कि हमारी तरफ आए और फ्रांस जैसा मित्र देश हमें समर्थन करे और उनके सहयोग से हम अच्छा खासा ये होस्ट करें और हमारा विजिबिलिटी और स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ देशों में हमें बढ़े। तो ये इस तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अतुल जी, लोगों को लेकर जब बात होती है तो कई ऐसी पहल भारत सरकार के द्वारा भी की जाती रही है। यूपीआई को लेकर खास तौर पर यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस को लेकर हम देखा है अलग अलग देशों में ये काम कर रहा है। 2023 में ईफिल टावर से प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्रपति मैक्रो के साथ ही लॉन्च किया था। इसी को लेकर अब बात हो रही है कि इसी को और जिस तरीके से ये काम आगे बढ़ रहा है इसको लेकर भी संतुष्टि जाहिर की गई है। और अगर आप डिक्लेरेशन को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनमें काम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर दोनों नेताओं ने खुशी जाहिर की है कि येस वी आर वर्किंग फॉरवर्ड इन दीज डायरेक्शंस। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में यूपीआई जैसी पहल और फ्रांस के साथ जिस तरीके के हमारे 10,000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस में पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं जिनको लेकर भी कई एग्रीमेंट्स वक्त वक्त पर होते रहते हैं, किन मायनों में आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में दोनों नेताओं की सोच बहुत सहायक रहती है? ममता जी, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है भारत और फ्रांस के लिए। जैसे आपने डिजिटल इकोनॉमी की बात की जिसका यूपीआई एक उदाहरण है, तो अगर हम ग्लोबल साउथ की तरफ देखें तो ग्लोबल साउथ में इस तरह की इनएक्सपेंसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और भारत ऑलरेडी जो हमारा नेशनल एक्सपेरिमेंट जो इतना सक्सेसफुल रहा है ये हम रेप्लिकेट कर सकते हैं बाकी के देशों के लिए। अगर उसमें हमारा फ्रांस पार्टनर जुड़ जाए तो मुझे लगता है इंडिया फ्रांस ग्लोबल साउथ डिजिटल इनिशिएटिव एक तरह से लिया जा सकता है। और उसका जो है वो बहुत सारे एक तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उसके जो मेजॉरिटी है उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो एक तरह से अगर आप स्केलिंग अप और स्कोप देखें तो न्यू इकोनॉमी खास करके रेलेवेंट इकोनॉमी जो इनएक्सपेंसिव और ग्लोबल साउथ के लिए है, तो मुझे लगता है कि भारत और फ्रांस अगर जुड़ जाएं तो उसमें एक बहुत बड़ा एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन एक खुलता है। इसमें स्किलिंग को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा बहुत जोर देते रहे हैं। एआई समिट में भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको रोजगार के लिए चिंता माना जाता है, लेकिन चिंता की ज़रूरत नहीं है, स्किलिंग करने की, अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है। और हमने ये भी देखा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब हम बात करते हैं, लोगों के नज़रिए से जब सहयोग की बात करते हैं, तो उसमें स्किलिंग और वोकेशनल स्टडीज़ को लेकर एक दूसरे के बीच में एमओयू को लेकर कि एमओयू होना चाहिए और इस पर काम भी तेज़ी से होना चाहिए, ये एक सोच सामने आई है। ये जो स्किलिंग की बात है, इस कौशल विकास के क्षेत्र में भारत, क्योंकि फ्रांस के पास भी अच्छी तकनीक है और वो स्किल कर सकता है, कि कहाँ तक आपको लगता है आगे बढ़ने को तैयार दिखते हैं दोनों देश? हालांकि एमओयूज़ को लेकर दोनों चाहते हैं कि एमओयू हो जाए और इसमें काम आगे बढ़े। अतुल जी। हाँ, तो ममता जी ये बहुत एक सेंट्रल एलिमेंट है स्किलिंग का, क्योंकि अगर आप देखें कि हम अभी बात जो कर रहे थे, जो भारत और फ्रांस के बीच में बात हो रही है, वो एक न्यू इकोनॉमी की बात हो रही है, एडवांस्ड एरियाज़ की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, नई मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो उसके लिए हमें एक नई स्किल्ड पावर बेस चाहिए। अगर वो स्किल्स नहीं होंगी तो हम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये जो एडवांसमेंट हम चाह रहे हैं वहाँ पर हम पहुँचेंगे नहीं।
तो उसके लिए जैसे भारत के अंदर ही इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट का, उसको बड़े पैमाने में एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। शायद हम अकेले ना कर सकें, इसीलिए भारत और फ्रांस अगर मिल के करें तो ये एक उसमें बहुत फ़ायदा होगा कि स्किलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा और हम अपने जो युवा पीढ़ी है उसको स्किल्ड एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके की युवा ताकत है हमारे पास, अगर उनको हम कौशल युक्त कर दें तो हम विश्व में अपनी जगह बना सकते हैं। मेरे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फ्रांस दौरा इस वक्त चल रहा है, उसका तीसरे दिन भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और द्विपक्षीय वार्ता के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों नेताओं ने रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, स्वास्थ्य और लोगों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की है। आइए सुनते हैं। India-France relations touch new heights, literally. And these discussions on board the aircraft on a number of issues continued upon landing in Marseille, where the two leaders were joined by their larger delegations. And the discussions took place over the course of a dinner that was hosted by President Macron in honor of the Prime Minister. These discussions covered the entire gamut of our deep and diverse strategic partnership. The two leaders reviewed progress in the areas of defense, in the area of space, civil nuclear cooperation, and in the areas of health, as well as people-to-people cooperation between the two sides. तो विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई है। और साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि एआई समिट में भारत के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है जिसके मुताबिक अगला एआई समिट भारत में होगा। India hosting the next AI summit. AI was also a major area of bilateral discussion between the two sides. The next year, 2026, has been agreed between the two sides as the India-France Year of Innovation. And this will focus a great deal on technology, on innovation, on startups and academic collaboration between the two countries. And this was also something that was reviewed in the discussions. Apart from this, the leaders exchanged views on recent geopolitical developments in Europe, in West Asia, in the Indo-Pacific, and discussed a number of these issues of global and regional importance. तो जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि अगला एआई समिट भारत में होगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट में की। करेंगे इस पर चर्चा अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे पीएम सर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया परीक्षा पे चर्चा का, जहाँ पे वो आप सबको में कनेक्ट कर पाए। How can AI integrated into classroom to assist the teachers without replacing the human touch? Boys and girls, join your hands together for Radhika Gupta. जो सबसे पहला एंड ये बहुत पुरानी बात लगती है वो फ्लॉपी डिस्क, एंड हम लोग सबसे एक्साइटेड कंप्यूटर क्लास में जाने के लिए इसलिए होते थे, वो फ्लॉपी डिस्क थी और वहाँ एसी होता था। टेक्निकल गुरुजी। बाद में सीधे तो हमको मिला 700 MB का स्टोरेज। इट वाज अ गेम चेंजर। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है, कैप्चर इट फ्रॉम हियर। एंड इफ आई विल ऐड ये प्लस ये तो किसी मोबाइल फोन में नहीं है। करेक्ट, आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक बार रील पे चढ़ गए तो उसके बाद फिर उतर नहीं पाएंगे। अगर एआई कोई गलत डिसीजन लेता है तो हम उसे कैसे, फिर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? एआई आपके पास में एक ऐसा असिस्टेंट है और वो सैलरी भी नहीं लेता है। 5 असिस्टेंट मेरे एआई हो गए। एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा? तो थोड़ा एआई ट्विस्ट का दमशराज खेलते हैं। अब ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। एक वर्ड में बताएं कि आपने क्या सीखा। कि हमें नीट पूरी लेनी चाहिए। Make AI your slave and you be its master. AI के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। हमें केवल एडवांटेजेस का फायदा उठाना है।
श्री नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने ये परीक्षा पे चर्चा जैसा एक इनिशिएटिव किया जहाँ पे वो आप सब में कनेक्ट कर पाए और जादू हो जाएगा और जादू 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 हो जाएगा, वो लिटरली जादू की झप्पी जादू की झप्पी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहते हैं बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है परीक्षा पे चर्चा का, ये इतना एक यूनिक इनिशिएटिव है, परफेक्ट फॉर्मूला है एग्जाम्स में सक्सेस का। एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं एआई की, क्योंकि हम जानते हैं कि एआई समिट जिसमें प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ से अध्यक्षता की है, इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने सामने रखा। करेंगे इसकी बात, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच की जो मित्रता है यह ऐतिहासिक बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि बहुत मजबूत हुई है। विभिन्न मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों, इन दोनों नेताओं के बीच में बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को परिभाषित कर रही है दोनों नेताओं के बीच की ये केमिस्ट्री। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। मुस्कुराहट के साथ गले मिलना और सहज बातचीत ने उनके बढ़ते तालमेल में एक और अध्याय जोड़ दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्से में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के बैस्टिल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री की। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हैं और ये रिपोर्ट दिखाने से पहले हम बात कर रहे थे एआई समिट की, और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बात तो स्पष्ट है अतुल जी और सी राजशेखर जी की दोनों नेता जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मित्रता को महत्व देते नजर आ रहे हैं इन दृश्यों में, वो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें भी दिखती है। अलग अलग जो हमारे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं उनमें भी ये दिख रहा है कि काम हो रहा है, काम रफ्तार पकड़ रहा है, और कुछ ऐसे बिंदु भी रहे हैं जिसमें राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ही ये निर्देश भी दिए गए हैं दोनों के द्वारा कि काम को और रफ्तार दी जाए ताकि जल्द निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। इन सब के बीच में ये खबर कि एआई एक्शन समिट में भारत अब अगला एआई समिट करने वाला है और ये एक्शन समिट फ्रांस में हुआ है, हमारा मित्र देश। कहां तक आपको लगता है कि अब भारत के लिए एआई के मंच पर अब अपनी जगह और मजबूत करने का एक अवसर है? ये सी राजशेखर जी आपसे शुरू करते हैं। जरूर। आज हम देखें दुनिया में एआई एक नया कोड है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, जो ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को, सिक्योरिटी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को गाइड करने वाला। और इसमें ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान जैसा
फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो जैसा 10 साल पहले जीरो एमिशंस की तरफ बढ़ने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हिंदुस्तान और फ्रांस ने लॉन्च किया है, ऐसा ही ये हिंदुस्तान और फ्रांस दोनों साथ में कोचेयर करके ये एआई समिट करके इनिशिएटिव लिया है। और इसके आने वाला हिंदुस्तान होस्ट करेगा और इसके लिए एक एक्शन प्लान बना है और एक एक्शन काउंसिल बना है। तो इसलिए एआई 2 लक्ष्य है, एक है एआई फॉर गुड, एआई फॉर ऑल। सो ये एक है कि ग्लोबल साउथ को कैसे इंक्लूड करके सबको साथ लेके कैसे एआई सबकी भलाई के लिए हम इस्तेमाल करें एआई को, ये फोकस करने का जिम्मेदारी भारत जैसा देशों पर है, बड़े देशों का, और फ्रांस पे भी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये एआई समिट हम हिंदुस्तान को चेयर किया है और आने वाला समिट होस्ट के तौर से हम काफ़ी इनिशिएटिव्स लेंगे। तो ये इस पे काफ़ी आने वाले दिनों में और भी काम आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इस मंच पर जिस तरीके से ग्लोबल साउथ के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया है, अतुल जी यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एआई आज के दौर की तकनीक है, भविष्य को यही आगे दिशा दिखाती नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी डेवलपमेंट, इसको विकसित करने का भी एक बहुत बड़ा एक संभावना है जो विश्व देख रहा है और जो काम हो भी रहा है। ओपन एआई हमारे सामने है, लेकिन इस सबके बीच में जैसे हमने G20 में देखा, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुखरता से G20 के मंच पर उठाया जो पहले नहीं उठाई गई थी उस स्तर तक। अब एआई को भी इस मंच पर ग्लोबल साउथ को जोड़ने के लिए यानी समावेशी एआई की बात की है प्रधानमंत्री ने। ये लक्ष्य कितना मुश्किल लगता है आपको इस दौर में जब हर कोई अपनी तकनीक को अपने तक ही समेट के रखना चाहता है, और खासकर एआई, भारत जब अगला एआई समिट करेगा तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए क्या रास्तों के साथ ग्लोबल साउथ को इससे जोड़ा जाए वो भी तय हो पाएंगे। बिल्कुल ममता जी, क्योंकि ये एक तरह से ग्लोबल साउथ निगलेक्टेड हो सकता है, पीछे रह सकता है अगर एआई की जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी चल रही है उसकी डेवलपमेंट, और उसके पीछे कंपटीशन भी बहुत चल रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो एक क्या योगदान भारत दे सकता है कि डेवलप भी करे ये टेक्नोलॉजी और साथ साथ उसको शेयर करे जो ग्लोबल साउथ के साथ। एक ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि भारत खुद एआई में और सक्षम हो, और उसके लिए कई पहलू हैं। एक पहलू आपका हो गया एडवांस चिप्स का, फॉर एग्जांपल वो एक हमने सेमीकंडक्टर का एक तरह से इनिशिएटिव लिया है उसको आगे बढ़ाने का। कोडिंग जिस तरह से हुई है, हमने देखा कि ये डीप सीक जो चैटबॉट चाइना की तरफ से आया है उसमें कोडिंग का बहुत ज़्यादा आया है। तीसरी बात है रेगुलेशन कैसे होगी उसके ऊपर। ये ओपन एआई की आपने बात की, ओपन एआई होगा कि क्लोज एआई होगा, मुझे लगता है कि ओपन एआई होना चाहिए। भारत ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, आपने G20 की बात की है कि उसके बाद जो है हमने शेयर करने की बात की है। हमने जो यूपीआई का जो प्लेटफॉर्म है हम उसको शेयर करने के लिए है, ओपन सोर्स रखने के लक्ष्य में है। तो मुझे लगता है एक डिसाइसिव दिशा कंपटीशन के साथ साथ भारत को देनी पड़ेगी और देनी चाहिए भी, डी रिस्किंग के साथ दोनों पहलुओं को मिला के, और फिर एक तरह से ये इनिशिएटिव की ज़रूरत है। लेकिन जो मुझे अब की ये जो भाषा इस्तेमाल की गई एआई समिट में कि भारत में एक तरह से ये सोच आ गई है कि इसकी एक अर्जेंसी है कि हम पीछे नहीं रह सकते। जैसे भारत में न्यूक्लियर या स्पेस हमने एक टाइम पे किया, सब कुछ छोड़ के उनको डेवलप किया, मुझे लगता है कि वैसी सोच फिर से आ रही है कि एआई को में हम पीछे नहीं रह सकते। और अगर हम डेवलप करेंगे एआई फ्रांस के साथ, बाकी देशों के साथ, उसको हम शेयर करेंगे ग्लोबल साउथ के साथ, क्योंकि हमारा एक ब्रिज का रोल है। G20 की समिट भी हुई थी ममता जी, हमने बात भी की थी उस टाइम पे कि एक ब्रिजिंग रोल है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ और साउथ साउथ कोऑपरेशन का, भारत की भूमिका वो है। तो एआई एक बहुत बड़ा एक तरह से एक फील्ड आ गई है जिसमें उसी तरह की सोच से हमको ग्लोबल साउथ को जोड़ना है।
जी बिल्कुल, तो भारत का एआई मिशन चल रहा है और भारत अपना एक लैंग्वेज मॉडल डेवलप करना चाहता है, कर रहा है, जिसके लिए आमंत्रित भी किया गया है स्टार्टअप्स को, निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है कि आइए मिलकर इस लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करते हैं। यानी वही बात जो आपने कही है अतुल जी कि मंशा है, प्रतिबद्धता है, उस दिशा में आगे बढ़ते रहना है ताकि अपने लक्ष्य सही हासिल कर सके। लेकिन सी राजशेखर जी, जिस वक्त एआई एक्शन समिट हुआ उससे पहले राष्ट्रपति मैक्रो का वीडियो ट्विटर पर बहुत फेमस हुआ, जिसमें उन्होंने अपना ही डीप फेक पोस्ट किया था, जिसमें वो अपने आप को अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग एक्टर्स की भूमिकाओं में दिखा रहे थे। वो एक डीप फेक वीडियो था और डीप फेक एक ऐसा शब्द है जिसको हम एक तरीके से नेगेटिव एआई के तौर पर उसको हम समझते हैं। इस जो खतरे हैं एआई के, उनमें से एक डीप फेक भी है, जिस प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हमें वैश्विक स्तर पर कुछ मानक बनाने होंगे एआई को लेकर ताकि इसके खतरों से अपने आप को बचाया जा सके। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एआई है, इन दोनों के बीच के संतुलन में भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, खासकर जब अगला एआई समिट हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है? यही है जो क्या सही है क्या नहीं है, तो इस पे पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए पर्सपेक्टिव्स को रिकंसाइल करना ही डिप्लोमेसी है। ग्लोबल स्तर पर जो शेयर्ड वैल्यूज से एक तरफ से रेगुलेट भी करे और दूसरी तरफ से प्रमोट भी करे, यही है ये हमारा ये आज के समिट का एक्शन प्लान का जिस्ट है। इसका सारांश यही है कि शेयर्ड ग्लोबल वैल्यूज लेके इसको प्रमोट भी करें और जो फेक है, जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, नेगेटिव आउटकम्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे रेगुलेट करें, ये इसके लिए काउंसिल बना है और आने वाले दिनों में थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन एंड कंसिडर्ड एक्शन उस पे यू विल सी लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द डेज एंड मंथ्स टू कम। बट सी राजशेखर जी, जैसे हम जानते हैं कि रोबोटिक्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों को सामने रखा कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कई एआई के स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं। और जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो जिस तरीके का इकोसिस्टम भारत ने डेवलप किया है वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में एआई के क्षेत्र में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको आगे लाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस दिशा में, चाहे हम डेटा प्राइवेसी की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें भारत भी अपनी एक अहम भूमिका अदा कर सकता है? जरूर। तो एक है फ्रांस के साथ आने वाला 2026 हिंदुस्तान फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन होने वाला है। इसमें कई इनिशिएटिव्स में स्टार्टअप्स को एनकरेज करना एक है, और हिंदुस्तान का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये बहुत सराहनीय है। कई देश ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से सीखे और हिंदुस्तान जैसा पब्लिक ओपन सोर्स करें। जो अमेरिकन मॉडल था वो ज़्यादातर प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कंट्रोल था, इसलिए जो हिंदुस्तानी मॉडल ये सही मान रहे हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि इस पे ग्लोबल फोकस होगा और ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करने का पॉइंट भी, अच्छे बिंदु भी ये नोट किया गया है। ये हमारा फोकस रहेगा, इस पे आने वाले महीनों में इस पे काम होगा। जी अतुल जी, आपको लगता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम में एआई की गूंज अब और ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और मजबूत किया जा सकता है। और दूसरी बात ममता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई इतनी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है और अभी तक रूल बेस्ड एआई से हम बहुत दूर हैं। तो जो एआई समिट हम करेंगे, मुझे लगता है कि उसी मिशन मोड में जैसे हमने G20 होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से किया था, वैसी ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे और पहलू हैं, तब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे, एआई का पूरा जो नेगेटिव एलिमेंट है वो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और एक बहुत इमेजिनेशन से इस पर काम करने की ज़रूरत है। पर आपको लगता है कि इसमें भी देशों को एकजुट करना वो भी एक बड़ा काम होगा? एक मत होना बात की बात है, लेकिन एकजुट करना भी एक बड़ी बात है। हालांकि इस एआई समिट में देखा कि बहुत देश हैं जिन्होंने शिरकत की थी। बिल्कुल, अभी एआई का एक तरह से हवा बनी हुई है विश्व भर में, तो लोग देश आएंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके अगर हम जॉइंट स्टेटमेंट अगर विजुअलाइज करें तो उसमें क्या रूल्स ऑफ एआई यूज़ हो सकता है। अगर आप दूसरी दिशा में देखें, जब न्यूक्लियर वेपन्स आए थे, हमने एनपीटी वगैरह कई एक तरह से रेजिम्स बनाई थी, इसको रूल बेस्ड किया था।
एक तरह से न्यूक्लियर पावर को कैसे हार्नेस करना है। उसी तरह से एआई के लिए हमें एक रूल्स तय करने हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि भारत एक तरह से रूल्स बनाने वाले देशों में होगा, सिर्फ एक्सेप्ट करने वाले में नहीं। और वो अपॉर्चुनिटी हमें आती है जब हम खुद होस्ट करेंगे एआई समिट, तो बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरे को लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जी, लेकिन सी राजशेखर जी, यहाँ पर इन मुद्दों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सेफ एआई की बात कर रहे हैं। जब हम खतरों की बात करते हैं तो उनमें एक बड़ा खतरा सुरक्षा का ही रहता है। अभी हमने देखा किस तरीके से डीप सीक को लेकर विभिन्न देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो कह रहे हैं कि डीप सीक नहीं यूज़ करिए। कारण एक ही है, सुरक्षा का खतरा। सुरक्षा के खतरे को लेकर तमाम देश चिंता जता रहे हैं। ये इसको कहाँ तक आपको लगता है काउंटर किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक और ये कटु वास्तविकता भी है तो दूसरी ओर एआई की ज़रूरत भी है और स्किलिंग अपस्किलिंग करना भी ज़रूरी है। और हमारे देश के युवाओं को एआई में स्किलिंग देना, ये तो वक्त की ही ज़रूरत है। तो कैसे समन्वय करें इन दोनों तीनों छोर के बीच के अपने प्रयासों को? वही फोकस रहेगा। और जैसा Y2 के तरफ के समय में हिंदुस्तान जैसा जो ह्यूमन रिसोर्सेस हमारा है बहुत काम आया है दुनिया भर, IT ह्यूमन रिसोर्सेस इतना कि IT इंडियन टेक्नोलॉजी कहलाया गया है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्सेस में और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और प्रशिक्षण में काफ़ी हिंदुस्तान के पास मैन पावर है। इसको हमारे कौशल योजना में और भी ट्यून करके तो ये दुनिया भर के ह्यूमन रिसोर्सेस का बेस बन सकता है हिंदुस्तान। वो एक बात है। दूसरी बात है सिक्योरिटी और प्रमोशन को, यही है ये काउंसिल का मेजर फोकस होगा कि रेगुलेट ऐसा करें कि ये जो प्रमोशन सबकी भलाई में हो, एआई फॉर गुड हो, एआई फॉर इंक्लूजन हो। एट द सेम टाइम नेगेटिव एलिमेंट्स को कैसे दूर कर सकते हैं। आपकी बात सही है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस, संतुलन बनाए रखना एक चैलेंज है, लेकिन वो ज़रूरत भी है। यहाँ पर आइए आपको एक और खबर दिखा देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्सेई में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा किया, जिसे ईटर कहा जाता है। जो दृश्य आप देख रहे हैं मार्सेई से ही, जहां पे परमाणु अनुसंधान पर सहयोग का एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रोजेक्ट जिसे ईटर कहा जाता है जो यहां पर चल रहा है, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। और इस रिएक्टर में 1985 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत 27 देश हैं जो साथ आए हैं। दुनिया भर के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है और इसमें एक ही मकसद है कि किस तरीके से विश्व के सामने स्वच्छ ऊर्जा का समाधान प्रस्तुत करना। यानी जिस तरीके से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी तरीके से फ्यूजन का एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो कार्बन ना, उसमें कार्बन एमिशन ना हो। अभी तक हम ऊर्जा के जो भी स्रोत का प्रयोग करते हैं उन सब में कार्बन एमिशन होता है। तो किस तरीके से फ्यूजन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए ताकि ये फ्यूजन, कार्बन एमिशन इससे ना हो और हमें बड़े स्तर की ऊर्जा मिल सके। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से मैग्नेटिक फ्यूजन की एक ऐसी डिवाइस तैयार करने का एक प्रयास है जिसमें 27 देश एक साथ मिलकर इस परियोजना में यहाँ काम कर रहे हैं। भारत भी इस भागीदारी का, इस साझेदारी में एक प्रमुख देश है। हमारे बहुत सारे
इंजीनियर्स हैं जो यहाँ इस प्रोजेक्ट में योगदान दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं तो भारत के इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं दृश्य में, उनके साथ भारत के इंजीनियर्स हैं जो वहाँ उपस्थित हैं। यहाँ जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों को दी जा रही है। एक तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना है जिसमें भारत की भागीदारी और स्वच्छ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, ये प्रोजेक्ट उसको भी रेखांकित करता है। और इसका उद्देश्य यही है कि एक टिकाऊ परमाणु तकनीक, फ्यूजन की तकनीक विकसित करना, ताकि विश्व के सामने जो ऊर्जा का एक बड़ी समस्या है और पर्यावरण के बीच में जो हमें संतुलन स्थापित करना है, उसका हल कैसे हो, उसको लेते हुए ये प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है। और चूंकि एक वैश्विक प्रोजेक्ट है, इसमें चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, कोरिया, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तमाम देश ऐसे हैं, 27 देश। जनवरी 2025 तक इसमें जो ईटर की वेबसाइट पर दिया गया है उसके अनुसार यहाँ 27 देश हैं जो इस वक्त इस पर काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से किस तरीके से हम एक क्लीन एनर्जी का स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं, उसी को यहाँ पर तैयार करने का एक प्रयास पिछले कई दशकों से किया जा रहा है। तो आप इसका स्तर समझ सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट, क्योंकि यही उम्मीद की जा रही है कि इसको अगले 1-1.5 दशक में पूरा किया जाए, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तो ऊर्जा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग, यही एक सोच है जिसके माध्यम से इस तकनीक को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें परमाणु ऊर्जा को लेकर हम जानते हैं पहले भी फ्रांस लगातार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र है। भारत का भी जब परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम आगे बढ़ा तब फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। 1998 में भी जब हमारा परमाणु टेस्ट किया गया था उस वक्त भी तमाम देश हमारे विरुद्ध थे, लेकिन फ्रांस हमारे साथ तब भी खड़ा रहा था। और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच में सहयोग बहुत करीबी है। ऐसे में जैतापुर संयंत्र को लेकर भी जो कई फेजेस में विकसित हो रहा है उसको लेकर भी फ्रांस अपना सहयोग दे रहा है। साथ ही आज जो घोषणाएं की गई हैं जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स के निर्माण को लेकर इसको को डिज़ाइन, को डेवलप और को प्रोड्यूस करना, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस दोनों मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं। और ऐसे में जो फ्रांस में ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हम ईटर मानते हैं, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, तो इसमें भी यही बात है कि जब विभिन्न देश साथ आ रहे हैं तो भारत भी इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईटर का दौरा यही दिखाता है कि जब विश्व की भलाई के लिए इस तरीके की तकनीक विकसित करने की बात हो तो भारत पीछे नहीं है। भारत एक प्रमुख साझेदार देश के तौर पर साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मार्सेई दौरे का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा जब प्रधानमंत्री ने ईटर का दौरा किया है और यहाँ पर किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। विश्व भर के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। जो देश इसके हिस्सेदार हैं, जो साझेदार हैं, उन सभी देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर जुड़कर काम कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दृश्यों में भी कि पीछे भारत के भी वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पर, जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है, जो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो विभिन्न देशों के योगदान से ही एक ऐसी तकनीक, वैश्विक भलाई के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित करने का प्रयास यहाँ जारी है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से ही फ्यूजन की एक ऐसी तकनीक विकसित हो जिसमें कार्बन एमिशन बिल्कुल ना हो और क्लाइमेट के लिए वो अनुकूल हो। और ये तकनीक विकसित करने का प्रयास ईटर यहाँ पर चल रहा है 1985, यानी आप हिसाब लगा लें कि हम 2025 में हैं। तो इतने वर्ष पहले, लगभग 40 वर्ष पहले, 4 दशक पहले इसका जब ये शुरुआत हुई है तब से अब तक किस बड़े स्तर पर काम लगातार जारी है कि जो असाधारण तकनीक है उसके विकसित करने में जब पूरा विश्व एकजुट हो रहा है तो जाहिर है कि सफलता मिलेगी। लेकिन किस तरह आगे बढ़ा जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के सामने इसको समझाया गया है, इसको सामने रखा गया है कि ये प्रोजेक्ट क्या लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर है। सो ईटर जो एडवांस फ्यूजन साइंस को लेकर काम कर रहा है और कैसे हम अपने पावर प्लांट्स को इस फ्यूजन की तकनीक से मजबूती दे सकते हैं, कैसे हम भविष्य के लिए फ्यूजन प्लांट्स तैयार कर सकते हैं जो हमारे को ऊर्जा सुरक्षा भी दे, उस दिशा में ईटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता नजर आ रहा है। और भारत भी 27 देश जो वैश्विक साझेदार हैं ईटर के,
भारत भी उनमें एक महत्वपूर्ण देश है। तो ये दृश्य जो हम आपको मार्सेई शहर से सीधे फ्रांस से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे हैं ईटर का दौरा करते हुए। और ईटर के बारे में दुनिया को शायद ज़्यादा जानकारी इन मायनों में ना हो कि दरअसल काम क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी का जब निरीक्षण किया तो उनको भी तमाम बातों से बिंदुओं से अवगत कराया गया। और फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस दौरान आप देख रहे थे दृश्य में कि उनके साथ ही थे। और ईटर में ये पहला मौका था, आपको बता दें, जब किसी भी सरकार के प्रमुख ने, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने यहाँ का दौरा किया हो। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा इंक्विजिटिव होते हैं नई तकनीक के बारे में और हमेशा जानने का प्रयास करते हैं उस तकनीक के बारे में। और इसी के तहत प्रधानमंत्री ईटर पहुंचे। यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या कुछ का हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम इन बिंदुओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। और यहाँ 500 मेगावाट फ्यूजन पावर का उत्पादन होगा यहाँ से। और भारत, जैसा मैंने बताया, ईटर के सदस्य देशों में से एक है, जो साझेदार देश है उनमें से एक महत्वपूर्ण देश है भारत भी। और भारत पिछले बीते 2 दशक से इस क्षेत्र में इनके साथ सहयोग कर रहा है। और जब ईटर में दोनों नेता पहुंचे तो यहाँ उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की प्रशंसा भी की है। तो यहाँ बात हो रही है ईटर की, तो हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आइए उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ अतुल नेजा जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जब आप ये दृश्य देख रहे हैं, खासकर तब जब ये बात सामने आती है कि पहले कोई वैश्विक नेता है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जानकारी ले रहे हैं, तो लगता है कुछ एक गौरव का एहसास तो होता ही है। लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान जरूर आकर्षित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीक को लेकर कितने गंभीर हैं। बिल्कुल ममता जी, और ये एक और इसमें दर्शाता है कि भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी भारत के विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध है। क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं एनर्जी की, उसके ऊपर जाके वहाँ पहुँच के उसके बारे में समझना एक तरह से भारत की मानसिकता जो 2047 का हम लक्ष्य रखा हुआ है, सब उसकी वो कड़ी जो है, ये यहाँ का विजिट भी मुझे लगता है कि उसी फाइनल ऑब्जेक्टिव के लिए जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अभी जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिसको भूला नहीं जाता, जिसको छोड़ा नहीं जाता, उस छोर को थामे रखा जाता है, वो है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। ऐसे में सी चंद्रशेखर जी, आपकी प्रतिक्रिया इन दृश्यों को देखकर, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का यहाँ प्रयास हो रहा है जिसमें विभिन्न देश साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी एक पहल हमने देखा था कोविड में, जब वैक्सीन बनानी थी तो हमने देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न देश साथ आए ताकि हम कुछ काम कर सके। यहाँ पर तकनीक को लेकर विभिन्न देश जिस गंभीरता से काम करते नजर आ रहे हैं, भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा, यही है लक्ष्य। ये सही है, जबकि एक तरफ से वैश्विक सहयोगिता घट रहा है, जो WTO में ट्रेड के मामलों में, एनवायरनमेंट के मामलों में अमेरिका जैसा देश थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो इस क्लीन एनर्जी के लिए ऐसा वैश्विक सहयोग बढ़ना और उसमें भारत भी अपना सहयोग देना बहुत गर्व की बात है। और हिंदुस्तान विकसित भारत बनने के लिए हर एक तरीके, हर एक रूट से जो क्लीन एनर्जी मिले तो वो ज़रूरी है और इसमें हम योगदान भी करना है, उसके प्रति हम आगे बढ़ना भी है। और इसमें कई ऐसे बाई प्रोडक्ट्स, बोनस आउटकम्स हो सकते हैं कि नए नए एरियाज में, नए नए क्षेत्र में हमें ज़िंदगी को आसान करने के लिए काम आए। इसलिए ज़रूरी है कि भारत अपने जिम्मेदारी कायम रखे और लीड ले इस इनिशिएटिव में। इसमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वक्त निकाल के इसको निरीक्षण कर पाए और फ्रांस की अध्यक्ष के साथ गए। और ये भी दिखाता है कि उनके इन दोनों में जो रैपो है, उनके दोस्ताना है और इस से पूरे विश्व को भी आइटर के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगा और इस पे दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ेगा और क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया को ले जाने में योगदान होगा। तो बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले दिनों में आइटर में भारत का योगदान बढ़ने का कदम लेंगे। अतुल जी, जब हम आइटर की बात करते हैं तो जाहिर है कि ये 1985 वो साल था जब ये आइडिया
विचार सामने रखा गया कि मिलकर इस तरह की एक तकनीक विकसित की जानी चाहिए, और उसके बाद काम हुआ और उसको करते करते प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जो फ्रांस में ही हुई है, और उसके बाद अभी भी प्रोग्रेस हो रही है, उसमें आगे बढ़ा जा रहा है। इसको लेकर ये भी एक सवाल जहन में उठता है कि जिस तकनीक पर काम हो रहा है कि ऊर्जा की अहमियत आज के दौर में हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, जब पूरा विश्व ऊर्जा के आधार पर चल रहा है, और जब हम जानते हैं ऑटोमोबाइल्स कितने ज़्यादा, हर चीज़ ऊर्जा पर। एआई की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम ज़रूरतें जो आज की हैं, इन्हीं का हल, भविष्य की समस्याओं का हल आज ढूंढने का प्रयास, इस समन्वित प्रयास को लेकर आपको क्या लगता है कि जो देश साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ तक वैज्ञानिक आपस में भी जब जुड़ते हैं तो क्या कुछ सीखने का मौका भी मिल पाता है? हमारे भारत के वैज्ञानिक भी वहाँ गए हुए हैं, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है और कर भी रहे हैं। ममता जी, बात मानसिकता की है कि विश्व के जो प्रॉब्लम्स हैं और चुनौतियाँ इतनी गंभीर हैं कि अकेला देश या एक गुड साइंटिस्ट का नहीं कर सकता। आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से ही ये हल ढूंढने हैं। एनर्जी की जब बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमने कलेक्टिवली वो करना है। एक जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो बात है, मुझे लगता है कि इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से आपके जो केरला में मोनाजाइट सैंड्स हैं उसको भी फ्यूल के तौर पे न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ किया जा सकता है। तो एक तरह से भारत को एक ख़ास एक तरह से इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और है भी, कि न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से जो आपका रिसोर्स है, जो यूरेनियम होता है, वो एक तरह से रिसोर्स बेस भी आपका बढ़ता है, और शायद भारत के अंदर ही हमें ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएं जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में पावर जनरेट कर सकें। और एनवायरनमेंट का जो फ़ायदा जो आपने कहा है वो तो है ही है इसके अंदर। और भारत और फ्रांस के बीच में अगर हम देखें एक चीज़, तो बड़ी तेज़ी से जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है वो पार्टनरशिप इस विज़िट में बिल्कुल ख़ास नज़र आ रही है, कि ये एक पहलू है जो क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर भारत और फ्रांस जो है बहुत तेज़ी से, और इस विज़िट में जो है एक तरह से बड़ा ख़ास एक तरह से सामने नज़र आता है कि एक प्रायोरिटी एरिया ये बन के आया है। लेकिन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सी राजशेखर जी, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तो विकसित भारत बनने के लिए हमारी भी ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ेंगी ही, जो आज है उससे भी अधिक बढ़ती नजर आएंगी आने वाले भविष्य में। तो ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी क्या हमारे लिए एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें हम आगे और ज़्यादा हमको स्कोप देखना चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। 2030 तक हमें 500 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी करनी है, और उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अपने लक्ष्यों को हम समय से पहले हासिल करते विश्व में नजर भी आ रहे हैं। इन सबके बीच में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का क्या स्कोप देखते हैं आप? और अब जबकि हम रिएक्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं फ्रांस के साथ, तो ये इसे कहाँ तक गति देगा? बिल्कुल, न्यूक्लियर एनर्जी एक अहम भूमिका निभाने वाला है, और इसलिए बजट में भी इसका जिक्र किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस दौर पे फ्रांस में भी ये कहा है। इस पे एक है, अभी तक जो न्यूक्लियर एनर्जी सरकार के गवर्नमेंट सेक्टर में था, इसको प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में भी इसको न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपर को ज़्यादा प्रमोशन मिलने वाला है, एक बात है। दूसरा, इस सिलसिले में जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस लाना है, जो सिविल डिजास्टर लाइबिलिटी जो कानून है उसको भी बदलने वाला है। तो इससे जो इन्वेस्टमेंट आके छोटे जैसा अतुल जी ने फरमाया है, सो ये SMR और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में ये है सुंदरता की, जहाँ ज़रूरी है वहाँ जल्दी और इकोनॉमिक स्केल पे हो सकता है, इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा सकते हैं। इसलिए ट्रांसमिशन लॉस भी कम होगा, क्लीन एनर्जी होगा, और इस पे कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ क्लीन एनर्जी। इसलिए अच्छा है कि हमारे लीडरशिप, हमारे सरकार इसको रिकग्नाइज करके काफ़ी फोकस कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अतुल जी, हम जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की बात करते हैं तो फ्रांस और भारत दोनों उसके फाउंडिंग मेंबर्स कह सकते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से देश साथ जुड़ते आए हैं,
ये समझा जा रहा है कि वक्त की ज़रूरत है ये, और इसीलिए देश साथ भी जुड़ रहे हैं। क्या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है? जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं उसको लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी आज भी एक बड़ा सवाल है। आपको लगता है कोई बदलाव देशों में नजर आएगा? क्योंकि हम लगातार ये तो बात देख रहे हैं कि कॉप जब भी मीटिंग्स होती हैं तब उसमें इन सवालों को उठाया जाता है। आपको लगता है कि इसमें हम कहीं आगे बढ़े हैं? आगे अब तक तो बढ़े हैं ममता जी, लेकिन अभी अब जैसे यूएस की बात करें, वो एक तरह से क्लाइमेट चेंज की जो थ्योरी है उसको ही नाकार रहा है, मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप क्लाइमेट चेंज की थ्योरी से हट के, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है और वो एक एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोलैबोरेशन की आगे बहुत ज़रूरी है। सोलर की बात है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और विंड एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे जो रिन्यूएबल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉर्टेंट है जी, लेकिन जो एक कटिंग एज जो दे रहा है वो मुझे न्यूक्लियर एनर्जी में उसका एक जो एनर्जी फ्लक्स है वो क्रिएट होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी से। तो मुझे लगता है जो बास्केट ऑफ क्लीन एनर्जीज जो की बात जिसमें कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और आजकल ममता जी ये जो था कि एक खतरा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से, सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रेडिएशन का खतरा हो सकता है, पावर। अब फ्रांस ने खुद ही डेमोन्स्ट्रेट किया कि 52% जो फ्रांस की एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है और कोई वहाँ पर हादसा हुआ नहीं है। और ख़ासकर इसलिए फ्रांस की पार्टनरशिप ज़रूरी है क्योंकि फ्रांस ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। तो मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज में भारत और फ्रांस जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लक्ष्य कैसे हासिल करने हैं उसके रोड मैप पे भी मुझे लगता है कि साथ में जुड़े हुए हैं। और आज का जो एक तरह से एग्रीमेंट्स हुए हैं, मुझे लगता है कि वो उसी दिशा में एक 360 डिग्रीज एनर्जी भी होगी, क्लीन एनर्जी भी होगी, और भारत और फ्रांस के बीच में जो है संबंध भी और घनिष्ठ बनेंगे। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से आपने समअप कर दिया है, क्योंकि जितने दोनों देश जिन जिन क्षेत्रों में आगे और पहले से ही काम कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में और आगे बढ़ने की संभावनाएं देख रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को परिभाषित करता है कि दोनों देश एक ही दिशा में सोचते हुए एक दूसरे के साथ हाथ थाम कर आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध नजर आते हैं। आप दोनों से अनुरोध करती हूँ बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, तो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आज फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्सेई शहर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। और प्रधानमंत्री ने आज अगर हम बात करें तो जहां एक ओर जो भारतीय सैनिक हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में अपने प्राण गंवाए और फ्रांस की सुरक्षा के लिए अपनी जान, अपने बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान किया, उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित की ही, साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ही एक नए वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आइटर में प्रधानमंत्री पहुंचे, जो कि विभिन्न देशों के बीच का एक साझा प्रयास है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, ताकि फ्यूजन की एक ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे स्वच्छ ऊर्जा विश्व को प्राप्त हो सके। और विभिन्न बिंदु ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि भारत और फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। सी चंद्रशेखर जी, आपसे, राजशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगी इस बात को, क्योंकि आज हम अलग अलग बिंदुओं को अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि रिश्तों के तो नए विभिन्न आयाम सभी देशों के साथ होते ही हैं, लेकिन भारत और फ्रांस प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या लगता है आपको, भारत और फ्रांस ने कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर कुछ नया हासिल करने का या आगे बढ़ने का एक प्रयास जो हमें सफल नजर भी आता है? नहीं आता है। आता है। कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर, क्योंकि अलग अलग बिंदु हैं, हमने जॉइंट डिक्लेरेशन में अलग अलग पॉइंट्स को देखा कि आकलन किया गया रिश्तों का, और उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ओर से विचार भी सामने रखे गए हैं। कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर आपको लगता है कि हम पहले से और आगे बढ़े हैं और ज्यादा हासिल करने की ओर अग्रसर हैं? जरूर। तो ये हमारे जो दौत्य भाषा में, डिप्लोमेसी में बोलते हैं, एक वाटरशेड कह सकते हैं,
भारत और फ्रांस के रिश्तों में। भारत और फ्रांस ट्रेडिशनली बहुत नज़दीक रहे हैं। हमारा सोच मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने में अतुल जी ने भी इसका जिक्र किया है शुरू में। वेस्ट में भी ये फ्रांस इंडिपेंडेंट अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कायम रखने में काफ़ी दिलचस्पी रखती है, और हिंदुस्तान भी। इसलिए हमारा जो पार्टनरशिप, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है। मगर इस दौरे से काफ़ी क्षेत्र में, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसा 10 साल पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, ऐसे ही हिंदुस्तान और फ्रांस इनिशिएटिव लेके कोचेर करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एक्शन एक समिट किया है, और इस पे क्लियरली रोड पाथ भी, एक्शन प्लान भी बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, क्लीन एनर्जी में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, स्पेशली एक है न्यूक्लियर एनर्जी में, दूसरा है ITER में, और तीसरा है आतंकवाद के प्रति जो कोऑपरेशन है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग है, तो उसमें भी काफ़ी हुआ है। और जियोपॉलिटिकली सहयोग बढ़ाने का भी हुआ है, जैसा ट्रंप सरकार के आने से जो परिणाम होंगे उसको कैसे एडजस्ट करें, लाइक माइंडेड देश के नाते भारत और फ्रांस, ये भी एक अच्छा हुआ है। और ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में हुआ है, और ट्राइलैटरल कोलैबोरेशंस बढ़ाने का में भी के समझौता हुआ है। तो कई क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुआ है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो हमारे रिश्ते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा जो दौरा एक वाटरशेड कहला सकता है। जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको आपने एक साथ समझ भी कर दिया है। और अतुल जी, लेकिन बार बार ये भी एक बात उठती है कि मार्सेई शहर में इस बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले हम देखा लिल भी जा चुके हैं प्रधानमंत्री, पेरिस तो जाते ही हैं जब भी दौरे होते हैं, द्विपक्षीय दौरे होते हैं, लेकिन इस बार मार्सेई शहर पर खास फोकस रहा है। और जो जो बिंदु गए हैं, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए हैं, वो सब इस शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी रहे हैं, जिनमें ओल्ड पोर्ट ऑफ मार्सेई भी शामिल है। क्या ऐसी विशेषता है इस शहर की कि इस बार पेरिस से राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर मार्सेई लेकर आए हैं? उसके कई जो जिसको USP कह सकते हैं वो है मार्सेल का। एक तो बात हम IMEC की जब करते हैं तो मुझे लगता है कि मार्सेल भी उसका एक पार्ट हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है इस बात का, लेकिन हो सकता है कि मार्सेल भी उसका एक पार्ट हो। एक दूसरा, जो भारत और फ्रांस का रिश्ता है उसमें एक ब्लड बॉन्ड है। जो सिमेट्री में गए हैं, जो भारत के वासी वहाँ पर जाके शहीद हुए हैं, उनकी ग्रेव्स वहाँ पर है, तो वो एक शेयर्ड लीगेसी है भारत और फ्रांस की। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम कितने जुड़े हुए हैं, उसका सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो और तीसरा जो बात हुई है कि हम चाहते हैं न्यूक्लियर जो रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ गए हैं, वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी एक उसमें सामने नज़र आता है। साथ में कॉन्सुलेट वहाँ पर खोली गई है। ये भी ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं कि हम पीपल टू पीपल कनेक्शंस अपने और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 4 डायमेंशंस जो हैं ये नज़र आते हैं प्रधानमंत्री के मार्सेल दौरे में, और इसी कारण शायद मैक्रोन साहब ने उनको वहाँ आमंत्रित किया है। सी राजशेखर जी, आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि ये एक बंदरगाह शहर तो है ही बहुत मशहूर, और दक्षिणी फ्रांस का वो हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादा पहुँच भारत को भी एक वाणिज्य दूतावास के माध्यम से मिल ही सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बंदरगाह को विकसित किया गया है, जिस तरीके से वो आम लोगों के लिए वो उस पूरे एरिया को डेवलप किया गया है, इसमें मैं वापस आऊँगी और आपसे एक सवाल ज़रूर लूँगी, क्योंकि 2013 से इसको बिल्कुल पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी पैदल लोगों के लिए ही खोल दिया गया, सारी गाड़ियाँ यहाँ बंद कर दी गई हैं। और हम जानते हैं कि इस तरीके का विकास, खासकर नदी क्षेत्र का, बंदरगाहों का विकास प्रधानमंत्री को बहुत लुभाता है। वापस आऊँगी इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की, और आज तीसरा दिन प्रधानमंत्री के इस दौरे का रहा, जिसके साथ कई अहम बिंदु जुड़े रहे, जिनसे हम लगातार जिनके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं, सी राजशेखर जी भी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं दोनों। सी राजशेखर जी, मैं आपसे वही सवाल कर रही थी कि मार्सेई ही क्यों प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए, और जिस तरीके से फ्रांस ने मार्सेई के इस बंदरगाह क्षेत्र का विकास किया है, अब तो वहाँ पार्क्स भी बनने लगे हैं। 2020 में ही इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया कि अब उस पूरे क्षेत्र में पार्क्स भी बनेंगे और इसको और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। तो हम ये पहले देख चुके हैं, साबरमती रिवर फ्रंट हमारे सामने की एग्जाम्पल है ही भारत में, लेकिन मार्सेई के लिए विशेष तौर पर राष्ट्रपति मैक्रों के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए चुना जाना इस बात को ही इसकी अहमियत को ही आगे रखता है। जरूर, जैसा हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये इस पे फोकस करना चाहते हैं कि जैसा वहाँ जो विकास हुआ है उससे हम क्या रेप्लिकेट करके हिंदुस्तान में ऐसे डेवलप करें, बिकॉज वहाँ टूरिज़्म का बहुत विकास हुआ है। और हिस्टोरिकली भी हमारा काफ़ी जो प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट किया है, श्रद्धांजलि घटी है, जो पहले वर्ल्ड वार और दूसरे वर्ल्ड वार के जो हिंदुस्तानी फौज की जो योगदान हुआ है, तो इसलिए जो हिस्टोरिकल कनेक्शन को और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो वहाँ कॉन्सुलेट शुरू करके आने वाला दिनों में सालों में उसको उस रीजन क्षेत्र पे भी काफ़ी फोकस करके हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्ते और सुदृढ़ करने का ये अच्छा मौका है। इसलिए बहुत विचार सोच करके इसको चुनाया गया है। बहुत अच्छे से आपने इस बात को सामने रखा है। जाहिर है कि जब भी प्रधानमंत्री ने इस बात को हमेशा उदाहरण देकर सामने रखा है कि कैसे दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर अलग अलग शहरों में राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनको लेकर जाएं ताकि वो भी भारत की संस्कृति से रूबरू हों। अतुल जी, ये जो संस्कृति की एक परिभाषा होती है, ये हमारे देश में तो बहुत विविधता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की संस्कृति के दर्शन होते ही हैं, लेकिन यही बात हमको कह सकते हैं फ्रांस में भी नजर आ रही है, जहाँ पेरिस से बाहर लेकर गए। हम जानते हैं कि कैसे जयपुर भी लेकर गए थे राष्ट्रपति मैक्रों को प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यही पाते हैं, उसी का एक उदाहरण फ्रांस में भी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये एक एक्स फैक्टर है रिलेशनशिप में कि आप रूटीन से हट के जाते हैं, जो एक स्पेशल रिलेशनशिप का एक उदाहरण है, जिस तरह से मार्सेई लेके गए। दूसरी बात है कि सिर्फ एक देश का कैपिटल ही सारे पहलू नहीं दर्शाता। फ्रांस जैसे कंट्री, कल्चरली रिच कंट्री, उसके अलग अलग शहर वगैरह, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, इतिहास और एक फील है। तो मुझे लगता है कि ये आप मैक्रोन साहब का ये शायद उसमें ये इंटेंट थी कि प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस की जो विविधता है और फ्रांस के जो सब कल्चर्स हैं उनसे भी वाकिफ़ कराया जाए, और साथ साथ उसके अलावा भी जो हमने बात की है कि उसके और मार्सेल की भी ज़रूरत है। ये दृश्य सीधे मार्सेई से। ये दृश्य आप देख रहे हैं फ्रांस के मार्सेई शहर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफल दौरे के बाद यहां से प्रस्थान कर रहे हैं।
ये दृश्य आप देख रहे हैं फ्रांस के मार्सेई से, जहां अपने फ्रांस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर रहे हैं, जहां उन्हें मिलिट्री बैंड के द्वारा विदाई दी गई है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यहाँ भी राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के साथ, उनके प्रस्थान के वक्त उनके साथ ही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हमने देखा कि राष्ट्रपति मैक्रों हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ ही रहे हैं और यहाँ भी प्रधानमंत्री के प्रस्थान के दौरान भी राष्ट्रपति मैक्रों स्वयं यहाँ पहुँचे हैं राष्ट्रपति की विदाई के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई के लिए। यहाँ से वे सीधे अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 राष्ट्र के इस दौरे के दौरान पहला पड़ाव फ्रांस था, जिसके बाद अब अगले पड़ाव अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं फ्रांस के शहर मार्सेई से, जहां प्रधानमंत्री का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा। लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरीके के द्विपक्षीय बातें हुई हैं, वार्ताएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, जिस तरीके का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा है, वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्तों में नए आयाम प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ते स्पष्ट नजर आ रहे हैं और अधिक रफ्तार और अधिक गति प्राप्त की है दोनों देशों के रिश्तों में। और राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री इस पूरे दौरे के दौरान खास बिंदु रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अत्यंत सफल माना जा सकता है, जहां AI एक्शन समिट के साथ ये दौरा शुरू हुआ और उसके बाद आइटर का दौरा करने के साथ ये समाप्त हुआ। और ऐसे में अगला AI समिट भारत में होगा। इस बात के निर्णय के अलावा भारत और फ्रांस के बीच में AI को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक अलग से डिक्लेरेशन भी सामने आया है और दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आया है वो ये दिखाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके का सहयोग दोनों देशों के बीच पहले से हो रहा था, उसी को और अधिक गति देने की बात तो की ही गई है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक सहयोग बढ़ाने के बिंदु पर भी दोनों देश प्रतिबद्ध नजर आए हैं। अगला ओलंपिक यानी 2036 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए भारत की मेज़बानी की भी समर्थन दिया है फ्रांस ने। लेकिन फ्रांस और भारत दोनों मिलकर, चाहे हम रक्षा, सुरक्षा, एरोस्पेस की बात करें, व्यापार की बात करें, $13 बिलियन से अधिक का व्यापार है अभी तक और ये और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि CEO फोरम में भी भारत किस तरीके से आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए किस तरीके से विभिन्न कंपनियां, निजी क्षेत्र भी आगे बढ़कर योगदान दे सकता है, उसको लेकर निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री ने। और साथ ही ये भी बताया गया है कि साल 2026 भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने, जिसके बाद अब अपनी सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों अतुल अनेजा जी और सी राजशेखर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी फ्रांस और भारत के रिश्तों के विभिन्न आयाम पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से अब प्रधानमंत्री चूंकि अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, तो अमेरिका दौरे से भी जुड़ी पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी लगातार DD न्यूज़ पर। नमस्कार।